आज हमारा विषय, चूँकि हम कल 3 विषय तैयार किए थे और आज के लिए मुझे जहाँ तक लगता है कि पहले माइंड को समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि 2-3 सवाल जो और 2-3 विषय जो हमने तैयार किए थे, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि मन को समझना, माइंड। तो उसके लिए सबसे पहले है कि आपको अपनी दिमाग को पूरी तरीके से कॉन्सन्ट्रेट करके सुनने पे ध्यान देना होगा। क्योंकि दिमाग को समझने के लिए दिमाग क्या करता है, वो अभी आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन उसके छलावे को उसका जो छलावा है मन का, वो अभी आपको सुनने नहीं देगा। क्योंकि मन का अपने आप में ही एक अलग स्वरूप है। तो 2-3 चीज़ें समझने के लिए है, क्योंकि इसे बिना समझे हुए लोग अपने आधार पे अपनी चीज़ों को समझने लग जाते हैं। एक है बुद्ध के जीवन की कहानी, जब वो संघ में भिक्षुओं को देशना दिया करते थे संध्या प्रत्येक संध्या को। और चूँकि उस समय का संघ जंगलों के बीच में था, तो जंगलों के बीच में संघ बना हुआ था, तो उपासक भी आते थे, भिक्षु तो रहते ही थे वहाँ पे, उपासक भी आना-जाना करते रहते थे, जिन्हें भी सुनने आना होता था। तो वहाँ वो आते और बैठते, बुद्ध प्रतिदिन संध्या को देशना दिया करते थे। और देशना देने के बाद वो भिक्षुओं को कहते कि भिक्षुओं, ध्यान पे लग जाओ, रात के ध्यान पे लग जाओ। क्योंकि रात का ध्यान सबसे महत्वपूर्ण होता है, जब सारे शोरगुल बंद हो जाते हैं। एक अजीब एक सी शांति चारों तरफ छाती है, जब कोई भी बोलता नहीं है, कोई भी कोई कृत्य नहीं करता। और मैंने आप सभी को बताया है कि तरंगे बहुत प्रभावित करती हैं। तो चूँकि कर्म नहीं होंगे, तो तरंगे उतनी प्रभावित नहीं करेंगी। रात को लोग काम कम करते हैं, उस समय तो बिल्कुल नहीं करते थे। आज तो फिर भी रात में काम होता है, लेकिन वैसा नहीं होता जैसे दिन में होता है। तो जितने कर्म होंगे उतनी फ्रीक्वेंसी तेज होगी। इसीलिए आप देखेंगे कि बगल के रोड पे का भी आवाज़ यहाँ तक पहुँच नहीं पाता है। लेकिन अगर आधी रात अगर रोड पे गाड़ियाँ बंद हो जाएँ, तो 2 किलोमीटर दूर की भी आवाज़ सुनाई देने लग जाती है। क्योंकि हमारे एरिया में 5-6 किलोमीटर दूर पे स्टेशन है। तो आधी रात में 1-2 बजे रात में इतनी शांति होती है कि स्टेशन का आवाज़ यहाँ पे आता है। स्टेशन पे जो अनाउंस होता है ना, वो भी आता है। जबकि दिन में तो रोड पे का भी कोई चिल्लाए तो उसका आवाज़ नहीं आने वाला है। तो होता ये था कि वो डेली बोलते थे कि रात के ध्यान पे चले जाओ, तो ये प्रतिदिन बोला करते थे। बोलते-बोलते एक दिन, अब कोई व्यक्ति डेली-डेली एक ही बात तो बोलेगा नहीं। जैसे हम बच्चे छोटे होते हैं तो गार्जियन क्या बोलते हैं, बेटा पढ़ाई करने के लिए जाओ, शाम हो गई, पढ़ाई करने के लिए बैठ जाओ। अब जब कुछ समय हो जाता है तो बोलने लग जाते हैं ना, बेटा चलो शाम हो गया। अब आगे हम पढ़ाई शब्द छोड़ देते हैं, बच्चा समझ जाता है कि ये पढ़ाई के बारे में ही कहा जा रहा है, क्योंकि शाम हो गई का मतलब पढ़ाई करना है। तो कुछ समय के बाद बुद्ध ने ये बोलना बंद कर दिया कि भिक्षुओं, रात के ध्यान पे लग जाओ। ये बोलना छोड़ करके बोला उन्होंने, भिक्षुओं रात के काम पे लग जाओ। अब ये बोलना उन्होंने शुरू किया। और उसी समय हुआ क्या कि 2 लोग नए उसमें बैठे। उसमें से एक ये चोर था और एक वेश्या थी। तो बुद्ध ने देशना देने के बाद कहा कि भिक्षुओं, उपासक और उपासिकाओं, रात के कार्य पे लग जाओ। तो उन्हें क्या लगा कि बुद्ध पहचान गए हैं कि हम लोग आए हुए हैं, और बुद्ध समझ गए हैं, और वो आदेश दे रहे हैं कि रात के काम पे लग जाना है। तो चोर उठ करके चोरी करने चला गया, और वेश्या उठ करके करने चली गई। क्योंकि वेश्या का काम क्या है, रात को वेश्यावृत्ति करना, और चोर का काम क्या है, रात को चोरी करना है। तो दोनों ने अपने अनुसार सोचा। बुद्ध ने ऐसा कहा था क्या? बुद्ध ने ऐसा कहा था? नहीं कहा था। लेकिन लोग अपने आप इन चीज़ों को ले लिए कि हाँ, रात का काम तो चोर का चोरी करना है,
और वेश्याकरात का काम वेश्यावृत्ति करना है। तो इसीलिए बड़ा ध्यान से किसी चीज़ को सुनना पड़ता है, नहीं तो क्या होता है कि हमारा दिमाग कहीं न कहीं भटकाता है। इम्पोर्टेंट चीज़ें जब भी सुनने को होता है, तो दिमाग उसे भटकाने की कोशिश करता है, ठीक है ना? क्योंकि मन का स्वभाव अनुशासित और संकल्पित होना है ही नहीं। मन को अनुशासन और संकल्प पसंद नहीं है। दूसरी बात तो दिमाग में बैठानी है कि मन को अनुशासन और संकल्प बिल्कुल पसंद नहीं है। उसको जब भी कोई डिसिप्लिन करने की कोशिश करता है, वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। क्योंकि मन का एक अपना ही व्यवहार है, उसका अपना बिहेवियर है कि वो इंसान को तृष्णाओं में भटकाना चाहता है। वो जैसे ही आप एक काम करने लगोगे तो फिर दूसरा काम याद दिलवा देगा, दूसरा करने लगोगे तो तीसरा याद दिलवा देगा। या फिर आपको चाहत है कि मुझे ये पाना है, तो वो पाते ही दूसरी चीज़ों की पाने की चाहत बढ़ा देगा। मीन्स आप जिसके लिए स्ट्रगल कर रहे हो और वो पा लिए, वो पाते के साथ ही उसका वैल्यू खत्म कर देता है। वैल्यू तब तक बनाए रखता है जब तक कि आपने उसे पाया नहीं है, और जैसे ही आप उसे पाते हैं उसकी वैल्यू ज़ीरो कर देता है। इसीलिए तो लोग देखते हैं ना, अगर सेलिब्रिटीज़ के भी अगर डाइवोर्स केसेस आ रहे हैं तो कैसे आ रहे हैं? अगर सेलिब्रिटीज़ के डाइवोर्स केसेस आ रहे हैं, आम लड़कियाँ ऋतिक रोशन जैसे हीरो को के लिए जान देने के लिए भी तैयार रहती हैं, और उसकी वाइफ ने उसके साथ क्या किया? डाइवोर्स देके चली गई। हार्दिक पांड्या के साथ क्या हुआ? मोहम्मद शमी के साथ क्या हुआ? युजवेंद्र चहल के साथ क्या हुआ? इनके साथ वही चीज़ें हो रही है। दिनेश कार्तिक के साथ क्या हुआ? उनकी क्या पैसे की कमी है उनके पास? फेम की कमी है? बिल गेट्स की भी वाइफ ने उसे तलाक दे दी है। बिल गेट्स जो दुनिया का नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन में गिना जाता है, एक समय वो रिचेस्ट पर्सन था, अब ये रिचेस्ट पर्सन की श्रेणी में है। तो ये मन का ही खेल है कि जो भी चीज़ें जो महिलाएँ ने बिल गेट्स जैसा हस्बैंड पाया होगा, उसको पाते ही उसको पहले तो चाहत होगी कि नहीं पैसे वाला है तो शादी कर लेते हैं। जैसे ही पास गए देखा कि ये तो है ही नहीं। मीन्स जो खुशी मुझे चाहिए वो तो इससे मिल ही नहीं रहा है। पैसे कभी पैसे इम्पोर्टेंट लगते, तो हम उस पैसे के पीछे भागते हैं और पैसे वाले से शादी कर लेते हैं। तो तब तक पता चलता है कि इससे तो मुझे फिज़िकल रिक्वायरमेंट फुलफ़िल नहीं हो रहा है, तो फिर वो दूसरी तरफ भागने लग जाते हैं। फिज़िकल रिक्वायरमेंट के पीछे किसी से शादी कर लेते हैं, तो पता चलता है इसके पास पैसे नहीं है, तो पैसे वाले के पीछे भागने लग जाते हैं। मीन्स मन का ये खेल है कि वो उसको भटकाना है और भगाना है अनेकों दिशाओं में। ये मन का अपना ही खेल चलता है। तो वो अनुशासित और संकल्पित होना बिल्कुल पसंद नहीं करता है। आप देखेंगे कि जब भी आप नॉर्मली 4 बजे भोर में उठ जाएँगे, अगर कभी भी बाई चांस, लेकिन अगर आपने डिसाइड किया, आपने एक दिनचर्या डेली रूटीन बनाया, जैसे जब से मैं 2-3 दिन से आया हूँ, जैसे 4 बजे का हो रहा है, आपका दिमाग घूम जा रहा है। हो रहा है ना? क्यों? क्योंकि मन चाहता ही नहीं है कि आप उसको चेंज करो। वो जिस अकॉर्डिंग चला रहा है, उस अकॉर्डिंग चलेगा, तो ठीक। वो चाहता है कि आप उसको अपने अकॉर्डिंग ना नचाओ। मीन्स आप मन के बस में रहो, मन को आप अपने बस में ना करो, वो हमेशा चाहता है। इसीलिए वो कभी-कभी हमें चेंजेबल बिहेवियर रखना होता है। कभी-कभी समय-समय के बाद, क्योंकि हमने बताया था कि जब मैं नेशनल प्लेयर नेशनल गेम में था, तो माइंड को तैयार करना पड़ता था कि गेम कब हो जाएगा इसका पता नहीं है। कभी नाइट में रात को कभी-कभी हुआ है कि हमारे साथ कि रात को 2-3 बजे लिफ्टिंग की है। मीन्स सुबह में वेट हुआ है, मीन्स वज़न चेक हुआ है, और सुबह 8 बजे गेम शुरू हुआ और मेरा टाइमिंग आया भोर के 4 बजे। अब दिन भर भूखे प्यासे रहना। तो माइंड प्रिपेयर नहीं हो तो क्या हम जीत पाएँगे? तो उसके लिए क्या करना होता था कि किसी भी सिचुएशन में अगर मुझे गेम लिफ्टिंग करना पड़े, तो उसके लिए मैं अपने माइंड को तैयार करता था कि हर टाइमिंग में वर्कआउट करने का। तो अपने जिम में कभी दिन में सुबह में जिम करता था, कभी दोपहर में, कभी शाम में, कभी रात में और कभी आधी रात में। क्यों? ट्रेंड करने की ज़रूरत पड़ती है, अगर ट्रेंड ना किया जाए तो वो काम नहीं करेगा। और माइंड का ना विकास किसी सिंगल वे में जाने पे नहीं होता है। अगर सिंगल वे में अगर कोई व्यक्ति अगर विकास करने के बारे में सोचेगा, वो कभी सफल नहीं होने वाला है, कभी भी नहीं। आप देखेंगे महेंद्र सिंह धोनी कौन-सा है? किस स्पोर्ट्स में है? हुँ? क्रिकेट में है।
लेकिन कभी आपको प्रैक्टिस में क्रिकेट खेलते देखते हैं क्या? अधिकतर जब भी दिखता है फुटबॉल खेलते दिखता है। क्यों? आपको रोनाल्डो पार्ट टाइम में आपको फुटबॉल खेलते दिखता है क्या? नहीं, कभी स्विमिंग करते दिखेगा, तो कभी साइक्लिंग करते दिखेगा, कभी जूडो कराटा करते दिखेगा, क्यों? दिमाग का जो विकास है ना, वो किसी सिंगल डायमेंशन में होता ही नहीं है। अगर उसे अपने दिमाग का विकास करना है, तो उसे मल्टी टैलेंटेड होना पड़ता है। मीन्स फोकस एक तरफ करना है, लेकिन उसे विकसित करने के लिए आपको अलग-अलग चीज़ों को करते रहना है साथ में एक्टिविटीज़ को, अपने जीवन में शामिल करना है। क्योंकि माइंड की जो फोकस पावर है ना, वो 45 मिनट्स की है। उसके बाद वो डिस्टर्ब करना शुरू कर देता है। इसीलिए पूरी दुनिया में आप देखेंगे कि 45 मिनट्स का ही पीरियड्स होते हैं, पूरी दुनिया में। क्लासेस 45 मिनट्स के ही होते हैं, उसके बाद क्लास चेंज हो जाता है। क्योंकि 45 मिनट के बाद अब वो किसी एक विषय को कैप्चर करने की क्षमता वो खोने लग जाता है माइंड। उसे पकड़े रहने का उस विषय को खोने लग जाता है। इसीलिए क्या किया जाता है कि टीचर चेंज, सब्जेक्ट चेंज। और पहले ऐसा होता था कि क्लास चेंज हो जाता था। अब तो क्लास चेंज नहीं होता है, पहले क्लास चेंज होता था, टीचर एक रूम में बैठा हुआ है, स्टूडेंट निकल के बाहर जाते थे। अब क्या होता है कि स्टूडेंट बैठे रहते हैं, टीचर चेंज होता है। नहीं तो क्लास भी चेंज होता था पहले। लेकिन आज जनसंख्या बढ़ते जा रही है, जिसके वजह से टीचर चेंज हो रहा है, स्टूडेंट नहीं। नहीं तो पहले टीचर चेंज स्टूडेंट चेंज होते थे, टीचर वही का वही बैठा रहता था। ये सारी चीज़ें क्यों? अगर एक ही टीचर लगातार पढ़ाते चला जाए, तो अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट, मनोविज्ञान का अगर माने, तो बच्चे उस टीचर का मुँह नोचने जैसा उसका बिहेव हो जाता है, कि ये दिमाग खराब कर दिया है, खड़ा होकर के बके जा रहा 2-3 घंटे से लेक्चर दिए जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें होने लग जाती हैं। इसीलिए वो सब्जेक्ट चेंज हो जाता है। 45 मिनट्स के बाद फ़ोकस पावर नहीं रहता। तो इसीलिए देखना होता है अपने ह्यूमन बिहेवियर या माइंड के बिहेव को, कि 45 मिनट तो कर नहीं पा रहा है, तो इससे आगे बढ़ाने के बारे में लोग फ़ोकस करते हैं। माइंड को आगे बढ़ाने के लिए फ़ोकस करते हैं, कि उसको कैसे हम आगे बढ़ाएँ, वो 45 मिनट से आगे कैसे जाएँ। और इसके लिए ही मेडिटेशन की ज़रूरत पड़ती है। वो कैसे करते हैं, नहीं करते हैं, ये लास्ट में मैं बताऊँगा इसको लेकर के। तो हम किसी भी चीज़ को जैसे ही हम शुरुआत करते हैं, उसको समझने के लिए माइंड को, तो माइंड क्या मैंने बताया कि वो विषय चेंज करता है। जैसे ही आप किसी एक चीज़ को पकड़ोगे, तो वो दूसरे तरफ मोड़ देगा एंड वो दूसरे तरफ जाने के लिए आपको बोलने लगेगा। तो वो उसका अनुशासित रहना और संकल्पित होना उसका स्वभाव ही नहीं है। तो जो लोग भी डिसिप्लिन डेली रूटीन बनाते हैं, अगर 4 बजे का जैसे आपने अलार्म लगाया, तो 4 बजे सुबह जैसे ही अलार्म बजेगा, तो मन करेगा क्या कि आधा घंटा और सो लेते हैं, आधा घंटे बाद उठ जाएँगे। आधे घंटे बाद फिर अलार्म बजेगा, फिर मन करता है थोड़ा देर और सो लेते हैं ना, फिर 5 बज गया, और जैसे ही हम 5 बजे के बाद फिर नींद ही नहीं खुलता है। अब 7-8 बजे सो कर के उठे और पछतावा होने लग जाता है, अरे! हम तो उठना चाह रहे थे, नहीं उठ पाए। ये होता क्यों है? क्योंकि उसे अनुशासन पसंद नहीं है, उसे संकल्प पसंद नहीं है। कोई व्यक्ति कितना भी किसी दिन काम में बिज़ी है और वो खाना नहीं खाया और उसे भूख भी नहीं लगेगी। खाना भी नहीं खाया, उसे भूख भी नहीं लगेगी, क्योंकि वो काम में व्यस्त है, अपने काम में। लेकिन जैसे ही आपने संकल्प लिया कि कल मुझे उपवास रखना है, फास्टिंग रखना है, तो पक्का है, कन्फर्म है कि आपको कल भूख लगने वाली है। वो आपको तड़पा देगा भूख के लिए, क्योंकि हम जैसे ही उसे संकल्प देते हैं, उसे उसे लगता है कि मुझे किसी ने चैलेंज किया है। अच्छा, इसे आप कभी ट्राई करेंगे, तो दिखेगा कि आपने अगर ठाना कि कल एक दिन ही इसको फ़ॉलो करके देखेंगे, 2-3 दिन में ही पता चल जाएगा, 1 से 3 दिन में ही, कि आप सुबह से लेकर के उठने से लेकर के रात को सोने तक का टाइम फिक्स करो। वो उस समय वो होने नहीं देगा। वो डिस्टर्ब करेगा कैसे, उस समय आपको समझ में आएगा। टाइमिंग बाँधेंगे ना, तो वो डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि उसको चैलेंज पसंद नहीं है। तो दूसरी चीज़ें आपको दिमाग में डालनी है कि मन को अनुशासन और संकल्प भी पसंद नहीं है। ठीक है ना?
समझ में आ रही है? मन को अनुशासन और संकल्प बिल्कुल पसंद नहीं है। कैसे इन चीज़ों को ठीक करना है वो तो लास्ट में पता चलेगा। तो अब तीसरी चीज़ है सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि। जब भी कोई चीज़ है, मन का एक स्वभाव और भी समझने के लिए जैसा है कि जब भी हम कोई चीज़ें सुनते हैं, जैसे आप अभी बो बैठ कर के मुझे सुन रहे हो और जो लोग भी अभी वीडियो के माध्यम से भी सुन रहे होंगे अभी, तो उनके साथ ऐसा क्या हो रहा है? वो जब भी मेरी बातें सुनेंगे तो उसके दिमाग में वो मुझे नहीं सुन रहे हैं। वो सुनते समय पीछे बैकग्राउंड में वो चेक कर रहे होते हैं कि मैं जो बातें बोल रहा हूँ, वो किसी किताब में लिखी हुई है कि नहीं। मैं जो सुन ये व्यक्ति जो बातें बोल रहा है, क्या मैंने जो किताब पढ़ा था माइंड के बारे में, उससे मैच कर रहा कि नहीं कर रहा है? ये कुछ अलग तो नहीं बोल रहा है? मीन्स कंपैरिज़न पीछे चल रहा होता है। मैंने वो बातें सुनी है कि नहीं सुनी है, मैंने वो बातें किताब में पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, मैंने वो बातें यूट्यूब पे देखी है या नहीं देखी है, स्कूल कॉलेज में मैंने वो बातें सुनी है या नहीं सुनी है, पढ़ाया गया है या नहीं पढ़ाया गया है। ये बातों को लेकर के हम पीछे क्या करते हैं, कंपैरिज़न कर रहे होते हैं और साथ ही जो बातें हमें अच्छी नहीं लगती, उसके काउंटर अटैक में हम क्वेश्चन तैयार कर रहे होते हैं। जिसकी वजह से होता क्या है कि जो मैं समझाना चाह रहा हूँ या जो भी लोग समझाना चाहते होते हैं, वो सामने वाला समझ नहीं पाता, क्योंकि सम्यक दृष्टि नहीं होती है। सम्यक दृष्टि का मतलब ही यही है कि जब कोई बोल रहा है, तो बस उससे सुनने पे ध्यान देना है। आप उसको चिंतन-मंथन बाद में करेंगे, कि वो जो कहा था वो सही था या गलत था या उसको काउंटर अटैक या काउंटर क्वेश्चन आप बनाएँ, लेकिन वो बाद में। सुनते समय सिर्फ पहले सुनने का फ़ोकस करें, नहीं तो उतरेगा नहीं, तो आप समझ नहीं पाएँगे। ठीक है? तो उसी में आता है मिथ्या दृष्टि का। मिथ्या दृष्टि भी समझना बहुत इम्पोर्टेंट इसीलिए है, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि अगर मैं कोई बातें बोलूँ, जैसे कोई संगठन से ये जुड़ी हुई थी, किसी संगठन से कोई और जुड़ा हुआ है और वो पहले से किसी विचारधारा को दिमाग में बैठा के रखा हुआ है। और चूँकि हर कोई एक अपनी एक विचारधारा बना के रखा रहता है और जब भी कोई व्यक्ति कुछ कहता है, जैसे अगर मैं तो वही कहता हूँ जो मेरा अनुभव है और जो मैं जिस सत्य को जाना है, निर्वाण के माध्यम से, समाधि के माध्यम से, बुद्धत्व के माध्यम से, मैं वही बोलता हूँ। मैं अलग से कोई किताब को रट करके तो बोलता नहीं। मेरा अपना अनुभव और मेरे से पहले हुए बुद्ध पुरुष, उनका अनुभव और मेरा उनसे मैच करता है तो ही लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि उनका ले लेता हूँ और उनका लेके बोलता हूँ। मेरे अनुभव से वो मैच करता है तो वो लेता हूँ और ताकि रेफ़रेंस दे सकूँ, लोग बिना रेफ़रेंस के समझ में नहीं आता है। तो मिथ्या दृष्टि ये कि जब भी आपको कोई बातें बुरी लगे, जब भी आपको कोई बातें बुरी लगे, मेरी बातें, तो आपको ये देखना चाहिए कि मेरी बातें बुरी हैं या मेरी बातें आपको बुरी लगी हैं। क्योंकि आप किसी विचारधारा, किसी संगठन से, किसी पार्टी से जुड़े हुए हो या कोई मानसिकता, कोई धारणा बनाए हुए हो, चाहे वो धर्म की धारणा हो, संगठन की धारणा हो, पार्टी की धारणा हो या आपकी व्यक्तिगत धारणा हो। आपने वो धारणा बना रखा है और मैंने उस धारणा को तोड़ दिया, तो आपको बुरा लगेगा। तो बुरा लगेगा तो आपको ये चेक करना है कि मैंने जो बातें कही है, वो गलत है मानव कल्याण के लिए, ये वो बातें आपको बुरी लगी है। कभी-कभी किसी कुछ जगह पे हुआ क्या, मध्य प्रदेश में ही एक जगह पे एक व्यक्ति ने किसी पे एससी-एसटी एक्ट लगाया। तो उस समय मैंने वहाँ पे बोला कि एक तरफ तो अपनी जाति का अहंकार भी दिखाते हैं कि हम फलाना जाति के हैं और फलाना जाति का गौरवशाली इतिहास है। तो गौरवशाली इतिहास है और अपनी जाति पे अहंकार भी है। तो अगर अपनी जाति पे अहंकार भी है और तुम सर्वश्रेष्ठ जाति भी हो और तुम उस पे गर्व भी करते हो, तो फिर अगर तुम्हें उसी जाति के नाम से अगर कोई पुकार देता है, तो फिर तुम्हें बुरा क्यों लगता है? ये ढोंग करना बंद कर दो। ऐसा करके मैंने पोस्ट लिखा, किसी का नाम नहीं दिया। अब वहीं का मेरे जो मुझे वहाँ जान रहा था, बुद्ध विहार में जो व्यक्ति आ रहे थे, उन्हें बुरा लग गया। अब मैंने उनके बारे में नहीं, मुझे तो उनका केस भी मालूम नहीं था कि उन्होंने एससी-एसटी एक्ट लगाया किसी के ऊपर।
लेकिन उनका कॉल आ गया उनके घर से कि आपने ये जो पोस्ट किया ना, ये गलत किया है और हमें इसका बहुत बुरा लगा है। मैंने बोला हमने तो आपके लेकर किया ही नहीं है। हमने तो अपनी बातें लिखी है उसके ऊपर में, कि या तो अपने जाति पे गर्व करना छोड़ दो और नहीं तो एससी-एसटी एक्ट लगाना छोड़ दो। गर्व है तो एससी-एसटी एक्ट क्यों लगाना है? अब उन्हें वो कह रहे हैं नहीं आपकी बातें बुरी गलत है। मैंने बोला मेरी बातें गलत है? वो मिथ्या दृष्टि है। उनको मेरी बातें गलत नहीं थी। उनको मेरी बातें गलत लगी थी। भला ब बातें गलत कैसे हो सकती है क्या? अगर आपको अपने जाति पे अहंकार है और वही जाति का नाम मैंने ले लिया, तो गलत कैसे होगी? या तो जाति पे अहंकार करना बंद करो और अहंकार करोगे तो मैं उसका नाम लूँगा, तो फिर बुरा मानना बंद करो। तो दोनों में से एक ही काम होगा ना, या तो गर्व लेंगे या तो उसको गाली समझेंगे। अरे गा गर्व भी समझ रहे हैं और उसे गाली भी समझ रहे हैं, दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? हो सकता है क्या? तो यहाँ से ये चीज़ें आई कि उन्होंने मिथ्या दृष्टि, इसीलिए बुद्ध ने कहा कि मिथ्या दृष्टि नहीं रखने के लिए। कोई बातें तुम्हें बुरी लगी है या वो बातें बुरी हैं, ये चेक करो। हो सकता है वो बातें तुम्हें बुरी लगी हो सकता है वो बातें तुम्हें बुरी लगी हो, वो बातें बुरी ना हो। तो इसीलिए मिथ्या दृष्टि के पीछे नहीं भागो, झूठी चीज़ों के पीछे। समझ में आ रहा है? उसके बाद आपको अब दिमाग के बारे में थोड़ा और गहराई में हम अब समझने जा रहे हैं कि माइंड के जो वर्तमान में जो माइंड के जो सबसे बड़े रिसर्चर रहे हैं, आधुनिक भारत के, उन्होंने दिमाग के बारे में क्या कहा, पहले इसको भी समझना है। क्योंकि आधुनिक भारत में आप जी रहे हैं, तो उसकी भाषा भी समझ में आनी चाहिए आपको। हर एक तरह से आपको समझना है इन चीज़ों को, दिमाग को समझना इतना आसान है नहीं। इसीलिए उसको मैं पार्ट बाय पार्ट अलग-अलग चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सिगमंड फ्राइड ने माइंड को 3 भागों में विभाजित किया। कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस, 3 भागों में विभाजित किया है। उसने बताया कि कॉन्शियस माइंड, अगर आम भाषा में अगर हम उसे समझे तो कॉन्शियस माइंड में जो ऐसी इच्छाएँ हैं जो आपने इच्छा की और वो पूरी हो गई। आपने इच्छा की और वो पूरी हो गई। वो हमारे कॉन्शियस माइंड में होती है। जिसे नॉर्मली जो हम रेगुलर करने वाली जो चीज़ें हैं, रेगुलर दिनचर्या में जो हमारी डेली रूटीन में जो कार्य शामिल हैं, नहाना, खाना, पीना, किसी से मिलना, ये सारी चीज़ें डेली रूटीन में हैं। जो डेली रूटीन में जो चीज़ें होती हैं, वो हमें कॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड होता है। कॉन्शियस माइंड के मेमोरी में रिकॉर्ड होता है। मीन्स तीनों के पास अपनी-अपनी एक मेमोरी है। उसका ब कहना है कि तीनों की अपनी-अपनी एक-एक मेमोरी है। क्योंकि अलग से देखेंगे कॉन्शियस मीन्स चेतना होता है। कॉन्शियस मीन्स चेतना होता है। चेतन मन, अवचेतन मन, कॉन्शियस मीन्स चेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड मीन्स अवचेतन मन और अनकॉन्शियस माइंड मीन्स अचेतन मन। मतलब मन के 3 स्वरूप उसने बताया है और वो चेतन और मन दोनों को एक साथ लेके चल रहा है। जबकि अध्यात्म के क्षेत्र में जब हम जाते हैं तो चेतना और मन अलग-अलग है। इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया कि मैं सिगमंड फ्राइड की बात कर रहा हूँ। जब हम अध्यात्म की तरफ चलेंगे तो चेतना और मन 2 अलग-अलग है। ठीक है ना? तो सबकॉन्शियस, कॉन्शियस कॉन्शियस की जब हम बात कर रहे हैं चेतन मन की, तो चेतन मन चूँकि जैसे आप बैठ के मुझे सुन रहे हो, देख रहे हो, खाना खाते हैं, चलते हैं, बात करते हैं, वो सारा काम किसका है? कॉन्शियस माइंड का है, चेतन मन का है। एक तो ये है। दूसरा, जो भी चीज़ें रेगुलर बेसिस पे कार्य चल रही हैं, निरंतर दैनिक जीवन की, वो चेतन मन में ही रिकॉर्ड होता है, उसके मेमोरी में ही रिकॉर्ड होता है, ये चीज़ें सारी की सारी। इसीलिए डेली रूटीन की चीज़ें देखिए, अगर कोई अनजान व्यक्ति जिससे हम रेगुलर नहीं मिलते उसका नाम भी भूल जाते हैं। या फिर जो चीज़ें हमारे डेली बेसिस पे हमारे यूज़ में नहीं है, जैसे आपने बचपन में जो मैथ के फ़ॉर्मूले पढ़े होंगे या साइंस के फ़ॉर्मूले पढ़े होंगे, याद नहीं होगा। क्यों? डेली रूटीन में है? नहीं है। इसीलिए वो आपको याद नहीं है। तो कॉन्शियस माइंड में ये सारी चीज़ें वही होती है जो डेली लाइफ़ में चल रहा होता है, डेली लाइफ़ में। सबकॉन्शियस माइंड की ख़ासियत क्या है?
सब कॉन्शियस माइंड की थोड़ा सा और भी समझना है। जैसे आम भाषा में लोगों को समझ में आना चाहिए, इसीलिए तीनों का सेम एग्जाम्पल देना होगा, क्योंकि तीसरा का जो एग्जाम्पल है वो बड़ा खतरनाक सिगमंड फ्राइड ने दिया है। तो शुरुआत में ही आपको इन चीज़ों को समझना है। कॉन्शियस माइंड की एक और खासियत ये है, जैसे कि आपको कोई लड़की पसंद है या किसी लड़की को लड़का पसंद है, और वो है अपनी जाति में है या फिर इसी समाज का है, जिसे हम मेरे लेवल का है, मीन्स कहते हैं ना अपने कैटेगरी का है, अपने लेवल का है, जिससे हम विवाह कर सकते हैं, रिलेशन बना सकते हैं, तो कॉन्शियस माइंड में उसका रिकॉर्ड चला जाता है, मीन्स जिसे हम अभी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अगर आपको अभी खाने का मन हुआ और आप खा सकते हो, जैसे अभी आपको खाने का मन हुआ ना, जैसे आपको पनीर है या कोई भी चीज़ है, खाया आपने, तो खाने का मन हुआ और आप लाके खा लिए। सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें जाती हैं, इसको इसी में अभी समझ लेना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा कि आपने खाने की इच्छा जताई लेकिन आप खा नहीं सकते। जस्ट लाइक जैसे ऐसा रिलेशन और ऐसी लड़की आपको पसंद है, जैसे कि फ़िल्म इंडस्ट्रीज़, जो आपकी औकात से बाहर है। आपने कैटरीना कैफ या हीरोइन के बारे में सोचा कि मुझे वो चाहिए, मिल सकती है क्या? हुँ? नहीं मिल सकती। तो वो क्या होगा? वो आपके ड्रीम में आएगी। कहाँ पे आएगी? सपने में। मीन्स जो काम आप उससे करना चाहते हो, वो आप कहाँ कर सकते हो? सपने में। तो ये रिकॉर्ड कौन रखता है? ये जो इच्छाएँ हैं, जो ऐसी इच्छा जो आप तुरंत पूरा कर सकते हो, अभी इच्छा हुई और उसे पूरा कर सकते हो कॉन्शियस माइंड में, और जो इच्छाएँ आप पूरा नहीं कर सकते अभी नहीं कर सकते, वो इच्छाएँ कहाँ जाती हैं? सबकॉन्शियस माइंड में। और वो इच्छाएँ फिर आपको कब पूरा होता है? सपने में। जब आप सोते हो तो सबकॉन्शियस माइंड उन इच्छाओं को आपके सपने में लाके पूरा करवाता है। जैसे हीरोइन के साथ में अगर रिलेशन बनानी हो तो सपने में ही बना सकते हो, रियल में तो हो नहीं सकते हैं। अब ऐसे रिलेशन जो कि आप सोच भी नहीं सकते कि उसके साथ हम रिलेशन बनाएँ। ऐसे रिश्ते, क्योंकि ह्यूमन जो नेचर है, आप पैदा तो हुए हो इस संसार में ही ना, और इस संसार में रिलेटिव बने हैं क्या? रिश्ते प्रकृति निर्मित है क्या? नहीं। रिश्ते जितने भी हो मानव निर्मित है, प्रकृति ने निर्मित नहीं किया है। प्रकृति ने सिर्फ बनाया है फीमेल और मेल, पुरुष और महिला बनाया है। और काफी ये सेंसिटिव मामला है जिसे लोग हजम नहीं कर पाते हैं कि पुरुष और महिला है तो पुरुष और महिला है। और जब 14 साल के बाद में अंदर में केमिकल रिएक्शंस होने शुरू होते हैं और सेक्सुअल डिजायर पैदा होते हैं, खास करके तो वो फीमेल के प्रति होता है, मीन्स मेल है तो फीमेल के प्रति और फीमेल है तो मेल के प्रति होगा, पुरुष है तो महिला के प्रति और महिला है तो पुरुष के प्रति, वो आकर्षण होता है। ठीक है ना? तो महिला तो आपके घर में भी है, महिला तो आपके घर में भी है ना, माँ के रूप में है, बहन के रूप में है, बेटी के रूप में है, बहू के रूप में है, किसी भी रूप में है, महिला है ना घर में। तो सिगमंड फ्राइड का कहना है कि एक कभी ना कभी इंसान क्या करता है, सभ्यता का इतना ज्यादा बोझ तले दबाया गया है, सभ्यताएं, मानव सभ्यता का विकास और रिश्तों का महत्व इतना बचपन से ही दिमाग में डाला जाता है कि लोग अपने घर के महिलाओं के प्रति गंदी भावना नहीं लाते हैं। अगर नहीं, अगर उन्हें रिश्ते ना समझाया जाए तो आएंगे, कन्फर्म में आएंगे। लेकिन क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि उन्हें रिश्तों का महत्व समझाया जाता है कि ये बहन है, इसको गंदे नजर से नहीं देखना, मामा की बेटी भी बहन है, बुआ की बेटी भी बहन है, मौसी की बेटी भी बहन है, चाचा की बेटी भी बहन है, इसके साथ गलत नहीं, बाकी सबके साथ फ्री है। ये चीजें दिमाग में डाली गई है। अगर नहीं डाली रहती तो वो भी तो स्त्री है ना, उसके प्रति भी आकर्षण होगा। तो सेक्सोलॉजिस्ट का जो, दुनिया भर के जितने भी सेक्सोलॉजिस्ट हैं उनका कहना है कि हर एक व्यक्ति के दिमाग में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए भी
अपने रिलेशन, अपने रिलेटिव ब्लड रिलेशन के प्रति सेक्सुअलिटी की भावना जगती है, जगती है, क्योंकि ये प्रकृति के नियम है। इसे गिल्ट भावना से समाज देखता है। क्यों? क्योंकि सभ्यता, मानव सभ्यताओं को निर्मित किया गया है, इसीलिए। और इसीलिए इस्लाम इसके ऊपर में खुले तौर पे बातें रखता है कि अपनी बहन को छोड़ करके कोई भी बहन नहीं है। और यहाँ तक कि वो ये भी कहता है कि अगर अपने घर में ही वो बहन पैदा भी हुई है लेकिन माँ का दूध नहीं पी है तो फिर भी हम उससे शादी कर सकते हैं। मीन्स अगर आपकी ही बहन है लेकिन पैदा होने के बाद आपकी माँ का दूध नहीं पी है तो आप उससे भी शादी कर सकते हैं। आप ये भी कर सकते हो। ये इतना तक ये बातें बताई गई है। अगर आप पैदा हुए हो और आपने अपना माँ का भी दूध नहीं पिया और आप दूसरे घर में चले गए तो आप कल बड़ा होकर के आप अपनी माँ के साथ भी शादी कर सकते हैं। मीन्स इस हद तक कोई भी चीज़ें बताया है, क्योंकि वो रिश्ता खोजता ही नहीं है। मीन्स जैसे ही काम वासना इंसान के ऊपर हावी होती है वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल खोजता है। पुरुष है तो महिला खोजेगा और महिला है तो पुरुष खोजेगा। ये माइंड का खेल है। तो सिगमंड फ्राइड यहाँ पे कहता है कि वैसी इच्छाएं जो ब्लड रिलेशन को उठती हैं, मीन्स एक सेकंड के लिए ही सही लेकिन अपने ही रिलेटिव के प्रति, अपने ब्लड रिलेशन, क्लोज रिलेशन के प्रति उठती है, लेकिन हम उसे क्या करते हैं? दबा देते हैं, बोलते हैं नहीं नहीं ये गलत है। तो जैसे ही कॉन्शियस लेवल पे हम उसे दबाते हैं, चेतन मन के लेवल पे हम उसे दबाते हैं उन इच्छाओं को, वो कहाँ चला जाता है? सबकॉन्शियस माइंड। कहाँ पे? सबकॉन्शियस और चेतन मन में चला जाता है। और फिर क्या होता है? वो इच्छाएं स्वप्न के तौर पे आती हैं। तो स्वप्न में भी जब वो दृश्य आता है कि आप अपने ही क्लोज रिलेशन के साथ में फिजिकल हो रहे हो या इच्छाएं उठ रही हैं, तो आप क्या करते हो? वहां भी दबाते हो। नहीं नहीं नहीं, ये जो सपना आया था ना गंदा, इतना गंदा मैं कैसे हो सकता हूँ, इतना गिर कैसे सकता हूँ, ये तो बहुत गलत है। ऐसा करके हम उस हीन भावना पैदा करते हैं उस इच्छा के प्रति। तो वो फिर क्या हो जाता है कि जो सबकॉन्शियस माइंड में जो इच्छाएं उठी थी, जो गई थी कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में, चेतन मन से और चेतन मन में गई थी, वो अब कहाँ चली जाती है? काल कोठरी में, अनकॉन्शियस माइंड में। अनकॉन्शियस मीन्स अचेतन मन, अचेतन मन में। अचेतन मन में सिगमंड फ्राइड का कहना है कि अचेतन मन में सिर्फ वही इच्छाएं जाती हैं जो आप क्लोज रिलेशन के प्रति, आपके अंदर में सेक्सुअल की भावना जगती है और आप उसे दबाते हो, वही अनकॉन्शियस माइंड में होती है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। क्योंकि ऐसे कोई भावना है जिसे आप पूरा नहीं कर सकते हो? ऐसा कोई भावना है जिसे या तो आप रियल में कॉन्शियस माइंड पे भोग सकते हो और नहीं तो अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस में भोग लोगे, सपने में। आप राजा से, आप रियल लाइफ में राजा नहीं बने हो लेकिन सपने में भी तो राजा बन सकते हो ना। आप रियल लाइफ में किसी का मर्डर नहीं कर सकते लेकिन सपने में तो मर्डर कर सकते हो ना। रियल लाइफ में अमीर नहीं बन सकते लेकिन सपने में तो अमीर बन सकते हो, हीरो बन सकते हो, हीरोइन बन सकते हो, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन सकते हो। क्या वहां पे कोई इच्छा दबाएगा कि हम राष्ट्रपति बन गए थे? नहीं 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 नहीं, मैं राष्ट्रपति नहीं बन सकता। नहीं, एकमात्र ऐसी इच्छा है जो अपने क्लोज ब्लड रिलेशन के प्रति उठती है और वो भी सेक्सुअल रिलेशन, जिसको लोग दबाते हैं और वो अनकॉन्शियस में चला जाता है। समझ में आया? इसीलिए बहुत बड़ा टॉपिक जिसे बना के रखा गया है सेक्स एजुकेशन को, वो एकदम से बेकार है। क्योंकि जितना इसे दबाने की कोशिश की जाएगी वो उतना ज़्यादा पम्प जंप करेगा। जैसे रबड़ का बॉल को जितना नीचे दबाते हैं उतना ऊपर उछलेगा ना, तो वैसा ही होती है सेक्सुअल डिज़ायर को, जो भी व्यक्ति जितना दबाता है उतना ही भयंकर वो बीमारी का रूप लेता है। तो अभी कुछ लोगों ने पोस्ट डाला था कि प्रेमानंद महाराज कह रहे हैं कि मन के तल पे उठे हुए जो विकार है उससे ज़्यादा पापी कर्म उससे ज़्यादा खराब है जो हमने शरीर के तल पे कर दिया, जबकि उसे अधूरा ज्ञान है। मन के तल पे जो बातें उठी हैं वो ज़्यादा खतरनाक होती है। फिजिकल, आप किसी मेल हो तो फीमेल के साथ आप इंटरकोर्स कर रहे हो, फिजिकल हो रहे हो, तो वो उतना तकलीफ नहीं देगा। अगर आपने मेंटल रिलेशन बनाना शुरू किया ना, जैसे मेंटल क्या होता है, मास्टरबेट जो लोग करते हैं तो क्या करते हैं? मेंटल सेक्स करते हैं। फिजिकल सेक्स करने वाला कभी बीमार नहीं पड़ेगा लेकिन मेंटल सेक्स करने वाला बीमार पड़ सकता है। उसे आज नहीं तो कल हिस्टीरिया बीमारी हो जाएंगी।
ल्यूकेरिया हो सकता है, हिस्टीरिया हो सकता है, लेकिन फिजिकल करने वाले को नहीं हो सकता है। और जो भी व्यक्ति मेंटल लेवल पे किसी भी इच्छाओं को दबाता है, सप्रेस करता है, वो एक विस्फोट, एक ज्वालामुखी के तहत बनते चला जाता है। एक्टिव वॉल्केनो, एक्टिव वॉल्केनो। जैसे इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण हमारे गांव का है, पूर्वी चंपारण का, कि जब एक लड़का ने अपने ही पिता से इच्छा जताई कि पिताजी मुझे एक बाइक चाहिए, तो पिता ने कहा कि नहीं, पैसे नहीं है। तो बेटे ने कहा कि नहीं मुझे चाहिए, तो पिता ने बोला है ही नहीं पैसा तो कहाँ से? तो वो उसको क्रोध आया। मीन्स काम से क्रोध का जन्म होता है। काम मीन्स सारे काम, वासना मीन्स सब आता है उसके अंदर में, इच्छाएं, हर प्रकार की इच्छाएं। काम से क्रोध का जन्म होता है। एक सूत्र आपको यहाँ से याद रखना है कि जब भी कोई व्यक्ति क्रोधित हो रहा है तो समझ जाइए कि उसकी कोई ना कोई इच्छा पूरी नहीं हुई है। क्रोध बिना इच्छा के नहीं आ सकता। कोई ना कोई इच्छा जो उसकी पूरी नहीं हुई है, इसी वजह से उसको क्रोध आ रहा है। समझ गए ना? तो काम से क्रोध का जन्म होता है। अब क्रोध हुआ तो क्रोध धीरे धीरे क्या होता है, लोभ का रूप ले लेता है, लोभ का। अब उसको क्या हुआ कि काम इच्छा पैदा हुई, मीन्स उसे इच्छा पैदा हुई बाइक लेने की। बाइक उसके पिता ने नहीं दिलवाया तो क्या हुआ, उसे क्रोध जगा। क्रोध जगा, उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि अब उसको लोभ जगना शुरू हो गया। लालच, बाइक को पाने की लालच, कैसे भी मुझे चाहिए, लोभ जगा, लालच। लोभ क्या होता है, मोह में रूपांतरित हो गया ज्यादा। अब चाहत तो है लेकिन पूरा नहीं हो पा रहा है, तो वो क्या रूपांतरित हो जाता है, मोह में। मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पहले दिन भी मैंने आप लोग को बताया था कि एनर्जी है वो ट्रांसफॉर्म होती है, खत्म नहीं होती। बताया था ना, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो समाप्त नहीं होती है। जैसे कि पिताजी आपके गए जॉब पे और वहां पे इनके हेड ने इनको डांट दिया। अब ये क्या करेंगे, इनको डांटा, इनको बुरा लगा और गुस्सा भी आ रहा है, लेकिन बॉस को कुछ बोल नहीं सकते, अपने से सीनियर को बोल नहीं सकते। बोलेंगे तो हो सकता है सस्पेंड कर दे। तो क्या करेंगे, वो जो क्रोध, हर चीज एक एनर्जी है, हर चीज एक एनर्जी है। वो एनर्जी, उसने क्रोध का एनर्जी किस में ट्रांसफर किया, सीनियर ने, आपके पिताजी ने। अब आपके पिताजी क्या करेंगे, किसी भी चीज को डिस्टर्ब ना होने दे, दिमाग को, माइंड को शांत रखे। ध्यान रखे सुनने के ऊपर में, माइंड बहुत डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा। तो किसी भी चीज को, मैं क्या बता रहा था, क्रोध का। तो क्रोध से लोभ पैदा हुआ, लालच। और लालच किसी भी चीज का, जैसे लालच है वो मोह में रूपांतरित होता है। तो मैं अभी बता रहा था कि पिताजी के उदाहरण, ध्यान देना है सुनने पे भी। तो उन्होंने ऊर्जा ट्रांसफर किस में किया, आपके पिताजी पे, गुस्से का। हर चीज एक एनर्जी है, जितनी भी इच्छाएं हैं ना वो एक एनर्जी है, वो एनर्जी ही आपसे काम कराती है। ठीक है, चाहे काम की हो, क्रोध की हो, लोभ की हो, हर चीज एनर्जी ही कराती है। आप रोना भी चाहते हो तो ऐसे ही थोड़ी रो लोगे, अगर पानी ही ना रहे तो रोगे कैसे? पानी भी एक एनर्जी का स्वरूप ही है। तो अब वो क्या करेंगे, इनके अंदर तो क्रोध जग गया है, मीन्स उसने एनर्जी इनमें ट्रांसफर कर दी। अब ये क्या करेंगे, अब ये खोजते हैं मेरे से कमजोर कौन है। तो उनसे कमजोर कौन है, घर आएंगे तो देखेंगे कि मेरी बीवी। तो किसी ना किसी बहाने अपनी बीवी को, खाना वो अच्छी भी बनाई होगी, थोड़ा सा कम, बाकी दिन भी नमक कम डाली थी, बाकी दिन भी कम नमक कम डाली थी, सब्जी ठीक नहीं बना था, लेकिन उस दिन कमियां दिखेंगी। किस दिन, जिस दिन उनके सीनियर ने उनको सुना रखा है। तो वो क्या करेंगे, आके अपनी बीवी को सुनाएंगे। मतलब अपना गुस्सा जो एनर्जी है उसको किसमें ट्रांसफर करेंगे, वाइफ के अंदर में, अपनी पत्नी के अंदर में।
अब चूँकि ये महिला है, अब अपने पति को जवाब नहीं दे सकती है क्योंकि पति ही खर्च चला रहे हैं, तो क्या करेंगे फिर ये? तो देखेंगे कि बच्चा डेली कुछ ना कुछ बदमाशी करता था, डेली आपने अपना लैपटॉप कहीं न कहीं फेंक देते थे, टैब फेंक देते थे, कॉपी कलम फेंक देता था या बेड ठीक नहीं करते थे, चल रहा था काम। लेकिन जिस दिन इनके अंदर में उन्होंने एनर्जी ट्रांसफ़र किया गुस्से की, अब वो गुस्से की एनर्जी किस पे ट्रांसफ़र करेंगे? बच्चों पे। अब उसकी गलतियाँ उस दिन नज़र आएँगी, पक्का है गलतियाँ नज़र आएँगी और वो अपना डाँट निकाल लेंगे बच्चों के ऊपर में। अब जो बड़े के ऊपर निकाला, अब वो किस पे निकाले? अगर घर में 2 बच्चे हैं, तो फिर बड़ा वाला किस पे निकालेगा? फिर छोटे वाले पे निकालेगा। क्योंकि अब वो अपने से नीचे वाले को ही तो दबाएगा ना। अब कुछ घरों में देखते हैं कि बच्चे हैं, अब वो किसके ऊपर निकाले? तो खेलने कूदने जाते हैं तो अगल-बगल के बच्चों से झगड़ा कर लेते हैं, मुँह नोच लेते हैं। या अगर डंडा हाथ में मिल गया और बगीचे में चले गए तो पूरा देखिएगा पौधे को तोड़-ताड़ देंगे। और नहीं तो अगर घर में खिलौने हैं तो उसका सर नोच देंगे, पैर तोड़ देंगे। हाँ, माँ का बाल नोच रहे हैं तो पापा का पैर हाथ तोड़ रहे हैं। सोच-सोच करके वो गुड़िया पे ही गुस्सा निकालते हैं। मीन्स एनर्जी का ट्रांसफ़ॉर्मेशन होता है, मरता नहीं है। इसीलिए फ़ोकस करना होता है कि एनर्जी को अगर ट्रांसफ़ॉर्म ही करना है तो पॉज़िटिव चीज़ों में करना है। ट्रांसफ़ॉर्म ट्रांसफ़ॉर्म होना तय है, एनर्जी को रूपांतरित होना तय है। लेकिन इसको रूपांतरित किस में करेंगे? सकारात्मक ऊर्जा में करेंगे या नकारात्मक में, ये आपके ऊपर तय करता है। ठीक है ना? तो अगर गुस्सा आता हो तो तकिए को मार लेना है, ट्रांसफ़र नहीं करना है दूसरे की तरफ। या फिर उस एनर्जी को मेडिटेशन के माध्यम से उसे उठाना है, वो लास्ट में बताऊँगा। तो मैंने क्या बताया कि उस बच्चे का जो मोह जग गया था बाइक के प्रति, मीन्स अब उसे बाइक ने सम्मोहित कर लिया था, हिप्नोटाइज़। अब वो ट्यूशन जाता, कॉलेज जाता, बाज़ार जाता, तो कुछ भी उसे नज़र नहीं आता बाइक छोड़ कर के। आते-जाते सिर्फ़ उसे बाइक ही नज़र आती। जैसे महिलाएँ जाती हैं तो गहने ज्वेलरी के दुकान दिखते हैं, मेकअप के दुकान दिखते हैं, कपड़े के दुकान दिखते हैं। भूख लगने पे सिर्फ़ होटल नज़र आता है। भूख लगने के बाद और कोई दुकान नज़र आता है क्या? खाने वाले दुकान नज़र आते हैं। तो उसी तरीके से जब कोई चीज़ें अंदर से इच्छा जगती है तो उसके लेकर के वो सम्मोहित हो जाता है इंसान। तो मोह, वो बाइक को लेकर के हिप्नोटाइज़ हो गया। अब हुआ क्या कि दिवाली का समय था पिछले साल का ही घटना बता रहा हूँ। दिवाली का समय था, पिता को बोनस मिला हुआ था। अब दूसरा बेटा यहीं पुणे में ही इंजीनियरिंग कर रहा था, कंप्यूटर का। तो वो गया वापस, तो उसने बोला कि पिताजी मुझे कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए लैपटॉप चाहिए, कंप्यूटर का ज़रूरत है। पुराना लैपटॉप पे तो काम हो गया, अब नया लैपटॉप चाहिए। तो उसके पिताजी ने तुरंत गया और 50,000 का लैपटॉप खरीद के ले आए। अब जो दूसरा बेटा था उसका तो पारा और हाई। हम बोले बाइक चाहिए तो लाया नहीं। ये बोल रहा है लैपटॉप चाहिए तो तुरंत लेके आ गए। अब उसको इतना ज़्यादा क्रोध हुआ कि मोह से स्मृति भ्रष्ट हो जाती है। मोह के बाद स्मृति भ्रष्ट हो जाती है, मीन्स सोचने समझने की क्षमता खत्म। और जैसे ही सोचने समझने की क्षमता खत्म होती है, बुद्धि का नाश हो जाता है। मीन्स सही और गलत का पहचान खत्म हो जाता है। उसने क्या किया, दिवाली के दिन जो घर में खीर बने थे, उसमें उसने ज़हर मिला दी और फुल फैमिली खा ली। फुल फैमिली में उसका भाई, बहन, माँ-बाप सब मर गए। और उसने लैपटॉप उठा लिया, एटीएम कार्ड ले लिया, पैसे, ज्वेलरी लेकर के भाग गया। आज वो जेल में सड़ रहा है, पकड़ा गया। तो वहाँ तक पहुँचा कैसे? कैसे पहुँचा? किसी चीज़ को दबा रहा था इसीलिए ना। हुँ? इच्छाओं को दबाने की वजह से पहुँचा है। तो इसीलिए उस लेवल तक पहुँचने ही नहीं देना है। किसी चीज़ को भी जब हम दबाएँगे तो वो बीमारी का स्वरूप ले लेता है। तो उसी तरीके से काम इच्छाएँ जब दबाई जाती हैं तो वो बीमारी का रूप ले लेती हैं। इसीलिए एक तो तरीका ये है कि अगर इच्छा जग रही है तो फिज़िकल रिलेशन बना लो और नहीं तो ध्यान करो, 2 ही तरीके हैं। एक तरीका जो भारत में पालन नहीं किया जा सकता है। वर्तमान में ये कंडीशन नहीं है भारत में, विदेश में है।
सुनने वाले गालियाँ भी देंगे कभी न कभी। अगर गाँव के लोग अगर सुन ले ये बातें जो मैं बोलने जा रहा हूँ, तो लोग गाली भी देंगे। क्योंकि उनके लिए वो 10 बच्चा पैदा करे तो ठीक, लेकिन मैं अगर उस पे बोल दूँ तो वो गलत हो जाएगा। ये चीज़ें लोगों की मानसिकता है आज के समय में। विदेश में सेक्स को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। तो इसलिए क्या होता है वहाँ पे, जैसे ही ब बच्चा 14 साल या 16 साल का होता है, उसे बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बनाने की छूट दे दी जाती है। क्योंकि जिस तरीके से खाने की रिक्वायरमेंट्स है, उसी तरीके से फिज़िकल होने की भी रिक्वायरमेंट्स है। एक रिक्वायरमेंट्स है। इसे बहुत हौवा बना करके भारत में रखा गया है और आज के समय में रखा गया, पहले ऐसा नहीं था। अध्यात्म का जब पकड़ था ना भारत के ऊपर, तो आप देखेंगे खजुराहो जैसे मंदिर भी बने पड़े हैं। वो जो पूरी की पूरी सेक्सुअलिटी के ऊपर ही वो टेम्पल खड़ा है। सारे कलाकृतियाँ उसके ऊपर डाली गई हैं सेक्स को लेकर के। तो एक समय भारत बहुत टॉप पे था, इसीलिए इस पे प्रभाव नहीं पड़ते थे। लेकिन आज के समय में बहुत प्रभाव पड़ता है, जबकि उसी में लोग लिप्त है। 60 टू 80% जनसंख्या जो भारत की है ना, वो सिर्फ और सिर्फ पॉर्न साइट पे ही बिताती है समय, 2 से 4 घंटे। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं नहीं, नहीं हम तो शरीफ हैं। तो वहाँ पे क्या है कि जैसे ही रिक्वायरमेंट्स खड़ी हुई, तो माँ-बाप ही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना देते हैं, अलाउड कर देते हैं। जिससे क्या होता है कि जैसे ही रिक्वायरमेंट उठा शरीर का, वो एक दूसरे से फुलफिल कर लेते हैं और फिर लग जाते हैं किस पे, अपने उद्देश्य के पीछे। मीन्स उसके लिए अपना टाइम बर्बाद नहीं करते। लेकिन भारत में क्या होता है, जब इच्छाएं अंदर में जगेंगी और जैसे ही एक लड़का या लड़की अपने माँ बाप को बताने गया कि मेरे अंदर में ये चीज़ें हो रही हैं, अच्छा गर्मी चढ़ गया है, चल शादी करा देते हैं। आज भारत में क्या हो रहा है, अधिकतर लड़कों और लड़कियों की शादी गाँव में। आप भले ही शहर में है तो बचे हुए हो, गाँव में देखते के साथ शादी करा देते हैं। अच्छा गर्मी चढ़ गया है, चल शादी करा देते हैं। लड़के की लड़कियों की 14 साल की उम्र में शादी करा देते हैं गाँव में। ये हालत है भारत की। जबकि वो क्या है, वो एक प्राकृतिक नेचुरल प्रोसेस है जो शरीर में उठ रही है। तो माँ बाप को क्या करना चाहिए था, उसे समझाना चाहिए था। लेकिन माँ बाप क्या करते हैं, सचरित्रवान बनते हैं। हमारे मन में तो कभी किसी के प्रति भाव ही नहीं उठा। अरे भाई मतलब पैदा ही बुद्धत्व हो गए थे क्या? पैदा ही बुद्ध होकर के हुए थे क्या? बुद्ध होकर के होने वाला व्यक्ति के अंदर ही काम वासना नहीं उठती है, लेकिन हर व्यक्ति के अंदर में उठती है, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है। अगर नहीं उठती तो आप लोग पैदा नहीं होते, हम पैदा नहीं होते, आप लोग पैदा नहीं होते। उठती है तभी तो पैदा हुए हैं ना। उठती है तो ही तो पैदा हुए हैं, नहीं उठती तो पैदा कैसे होते? लेकिन हम बोलते हैं नहीं नहीं ये तो गलत है। अरे भाई उसे गलत ना कहो, कहो कि हाँ ये प्राकृतिक है, लेकिन इसकी जरूरत अभी नहीं है। यह तुम्हें अपने लक्ष्य से भटकाएगा। अगर तुमने अपनी ऊर्जा इसके पीछे खर्च की, तो फिर तुम जो लक्ष्य बनाए हो, क्योंकि फ्यूल तो एक है, गाड़ी में तेल एक ही है। अब उससे आप बाजार जाने पे खर्च करो या कॉलेज जाने पे खर्च करो, आप पे निर्भर करता है। ठीक है, तुम पहले कॉलेज में पास आउट हो जाओ, बाजार तो जाते रहना। हम उसे ये सिखाना चाहिए। हम डायरेक्ट कहते हैं ये गलत है। वो सोचता रहे इन लोग को समझाना है, मतलब उसको भी ये बिलीव हो जाता है कि माँ बाप मेरे सच्चरित्रवान है। और वो क्या सोचता है कि अरे ये लोग नहीं समझने वाले हमारी बात को। तो वो अपने क्या, उसके अंदर जो सेक्सुअल डिजायर उठे हैं, उसको बीमारी समझने लग जाता है। बीमारी समझने लग जाते हैं आज के युवा। और वो क्या करते हैं, अपनी बीमारी को सोचते हैं कि बाहर चल के किसी से पूछते हैं उसको भी होता है क्या। अब बाहर पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? अब जो केमिकल रिएक्शन उठा है वो क्रॉस जेंडर के प्रति उठा है, तो किससे जाके पूछेंगे? क्रॉस जेंडर से। मीन्स पुरुष है तो महिला से, और महिला है तो पुरुष से। और उसको भी पता है कि मेरे अंदर उसके भी घर वाले ने तो यही बोला है कि वो बीमारी है। लड़की को भी उसके घर वाले ने बोला बीमारी है, लड़के को भी उसके घर वाले ने बोला बीमारी है। अब दोनों बीमार एक दूसरे का इलाज करने लग जाते हैं। अब दो बीमार एक दूसरे का इलाज करेंगे तो बीमारी खत्म होगी कि बढ़ेगी? हाँ? वो डॉक्टर तो है नहीं, तो बीमारी बढ़ रही है। अब उन्हें मिलने के लिए क्या करना पड़ता है? अब भारत में अधिकतर समय दिन का, अगर युवा जब इस चक्कर में फंसते हैं, तो अधिकतर समय इसी में फ़ोन पे बिताते हैं। अब यहाँ पे भी मन का एक अलग खेल चलता है। उन्हें
ये चीज़ें सिखानी नहीं पड़ती है। कोई भी लड़का डायरेक्ट लड़की को नहीं कहता है कि मुझे फिज़िकल रिक्वायरमेंट उठ रहा है, चलो पूरा करेंगे क्या? नहीं कहता। या लड़की डायरेक्ट लड़के को नहीं कहती कि मुझे फिज़िकल रिक्वायरमेंट उठ रहा है, चलिए करते हैं क्या? नहीं, वो क्या करेंगे एक-दूसरे को, तुम्हारी आँखें अच्छी हैं, तो तुम्हारे बाल अच्छे हैं, तुम्हारी चाल अच्छी है, तो तुम्हारी आवाज़ अच्छे हैं, तो तुम्हारे जैसा दुनिया में कोई नहीं है। ये करने में क्या करते हैं, 8 घंटे और 10 घंटे अपने समय को खर्च करते हैं, और वो समय जब वो स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई कर रहे होते हैं। ये उस उम्र की बात है जब वो स्कूल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे होते हैं। इससे क्या होता है, अधिकतर समय वो उन चीज़ों को मेंटल तौर पे सोचने पे बिताते हैं, मेंटल लेवल पे। और मेंटल लेवल पे करते हैं तो क्या करते हैं, वो बीमारी का रूप लेता है। वो फिर मास्टरबेट का सहारा लेते हैं, मेंटल सेक्स करते हैं, तो इस चीज़ की वजह से क्या होता है कि सेक्सोलॉजिस्ट का कहना है कि हमारी आँखें जो कमज़ोर हो रही हैं, आज के बच्चों में, आँख आँख की क्वालिटी, वो इसीलिए हो रही है क्योंकि वो ओवर मास्टरबेट करना। मेमोरी पावर ना बढ़ने के पीछे कारण है कि वो मास्टरबेट करना। फ़ोकस पावर खत्म करने के पीछे का कारण है मास्टरबेट करना। बच्चों में आज कमर की में जो दिक्कत आ रही है, कमर में दर्द होना, युवाओं को ही, बच्चे में ही, वो मास्टरबेट की वजह से। घुटने में खट-खट की आवाज़ और जॉइंट्स के हट खट-खट की आवाज़ आ रही है, किसकी वजह से? मास्टरबेट की वजह से। मीन्स जवानी में ही वो अपनी उस एनर्जी को, जिससे कि उद्देश्य को पूर्ति करना था, उसे जवानी में ही खर्च कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ें हो रही हैं। और ऊपर से क्या कर रहे हैं, पढ़ाई के समय में जहाँ पे पढ़ाई पे फ़ोकस करना था, वो अपना समय कॉल पे बात करने पे और इंप्रेशन झाड़ने पे कर रहे हैं। और फिर अगर उन्हें जगह नहीं मिलती है तो क्या करते हैं, खेतों में जाएँगे, जंगलों में जाएँगे या होटल में जाएँगे। होटल में चले गए तो पुलिस रेड मारती है, और या तो वीडियो कैमरा बना करके रिकॉर्डिंग करके उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है पुलिस के द्वारा। और जंगल और खेतों में पकड़े गए तो फिर गैंग रेप होता है। आज के समय में जितने भी गैंग रेप हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं? खेतों और जंगलों में। और क्या करने जा रहे हैं? वही रिक्वायरमेंट फुलफिल करने जा रहे हैं। लेकिन विदेशों में जब ये इच्छाएँ उठती हैं तो क्या होता है? इच्छा उठी इच्छा उठी, आप अपनी गर्लफ्रेंड को घर पे ला सकते हो, और लड़की गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को घर पे ला सकती है। तो गार्जियन अपने ही प्रोटेक्शन में वो उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करवा देते हैं। तो क्या होता है कि उन्हें होटल जाने का झंझट नहीं, उन्हें खेतों में जाने का झंझट नहीं, उन्हें जंगल जाने का झंझट नहीं, उन्हें छुप के मिलने का झंझट नहीं, उन्हें एक-दूसरे को इम्प्रेस करने का और फलाना-ढिकाना तारीफ़ करके 5-10 घंटा बर्बाद करने का झंझट नहीं। ये समय बच रहा है ना, मास्टरबेट करने का झंझट नहीं। तो ये सारी चीज़ों से, झंझट से जब बचते हैं तो उनके पास एनर्जी बहुत बचती है। और जब एनर्जी बचेगी तो किधर लगाएँगे? पढ़ाई में, अपने उद्देश्य को पूर्ति करने में। इसीलिए वेस्टर्न कल्चर एजुकेशन के क्षेत्र में टॉप लेवल पे है। कारण यही है, कितना भी इंसान सेक्स से बाहर भागे, इससे बाहर भाग नहीं सकता, नहीं भाग सकता इससे बाहर। और यहीं पे लोग, भारत के लोग पीछे छूट जाते हैं, क्योंकि अपनी सारी एनर्जी किसी एक चीज़ को सिर्फ़ पाने में, काम वासना के चक्कर में खर्च कर देते हैं। और इस वजह से भारत बर्बाद हो रहा है। जब तक सेक्स एजुकेशन भारत में पूरी तरीके से पढ़ाया ना जाए, तब तक व्यक्ति उससे ऊपर नहीं उठ सकता है, नहीं उठ सकता है। तो एक तरीका ये है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये चीज़ें लागू कर दो भारत में। मैं नहीं चाहता कि वो वेस्टर्न कल्चर भारत में लागू हो जाए और 16 साल से ये सारी चीज़ें फ्री हो जाएँ। और इसका कारण ये नहीं है कि मैं सेक्स का विरोधी हूँ। इसका कारण ये है कि इसका दूसरा तरीका जब मेरे पास है, तो फिर मैं उसे क्यों वो काम को करने दूँ? और उसका तरीका ही तो खोजा ना बुद्ध पुरुषों ने। वेस्टर्न कल्चर के पास इसका तरीका नहीं है, दूसरा तरीका। सिगमंड फ्राइड के पास इसके अलावा कोई बात ही नहीं है। सिगमंड फ्राइड सेक्स के अलावा किसी चीज़ पे बात ही नहीं करता। वो कहता है इंसान का अंतिम लक्ष्य सेक्स है, और ये रियल है। आप देखेंगे, आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? इंजीनियर क्यों बनना चाहते हैं? बड़े घर की लड़की मिलेगी, हाँ? और ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा खूबसूरत मिल जाए, मीन्स जितने बड़े पद पे रहेंगे, उतनी अच्छी लड़की मिल सकती है। मीन्स एक इच्छा, इंसान केंद्र बिंदु पे घूम रहा है। इंजीनियर बन के आएँगे या फिर आईएएस बन के आएँगे ना, तो लोग जानेंगे मुझे। इसीलिए तो व्यापार के क्षेत्र में इतना बड़ा क्रांति आया ना। सिगमंड फ्राइड ने कह दिया कि इंसान का केंद्र बिंदु सेक्स है, तो अंडरवियर का भी प्रचार हो रहा है तो कौन कर रहा है?
लड़की कर रही है ना, अंडरवियर का भी प्रचार लड़की कर रही है, लड़के का अंडरवियर का प्रचार लड़की कर रही है। परफ्यूम लगाना क्यों? परफ्यूम लगाओगे लड़कियाँ चिपक जाएँगी। कोलगेट क्लोज़अप करोगे लड़कियाँ चिपक जाएँगी। ऐसे हेयर स्टाइल बनाओगे लड़कियाँ पट जाएँगी। ऐसे कपड़े पहनोगे तो लड़कियाँ पट जाएँगी। मीन्स हर चीज़ के पीछे क्या है? और लड़कियों का भी क्या है? लड़कियों से पूछ दो, घर में तो चुड़ैल बन के रहती हैं। और घर से बाहर जाती हैं तो हुँ? घर से बाहर जाती है तो क्या? क्यों सजती-धजती हैं? घर में चुड़ैल बन के है तो बाहर भी वैसे ही जाना चाहिए था। लेकिन बाहर के लिए क्यों सजना-धजना है? क्रॉस जेंडर को आकर्षित करना है। देखो हमारे पास भी इतने ड्रेस है, हमारी बाल खूबसूरत है तो हमारे कपड़े खूबसूरत है, तो हमारी सैंडल खूबसूरत है, ब्रेसलेट खूबसूरत है। हर चीज़ें आकर्षण के लिए है और क्रॉस जेंडर के आकर्षण के लिए है। ये सारी चीज़ें हैं। इसलिए इस्लाम में सीधे-सीधे बोल दिया गया है, जो तुम सजती-धजती हो बाहर के लिए, अपने पति के लिए क्यों नहीं सजती? इस्लाम में, कुरान में सीधे हिदायत दी गई है कि मतलब दूसरे मर्दों के लिए तुम सज-धज करके बाहर निकलती हो और जब अपना मर्द घर में आता है तो चुड़ैल बन के रहती हो। ये खुल करके बोला गया है और बहुत मुझे सही भी लगता है कि जो अपना हस्बैंड है उसके लिए सही से नहीं बन के रहना है, बन-ठन के नहीं रहना है और बाहर के मर्दों के लिए दिखाना है कि हम अच्छे से बन-ठन के हैं। क्यों? अगर बन-ठन के रहना है तो दोनों जगह रहो, नहीं तो दोनों जगह मत रहो। ये चीज़ें आती हैं। तो सिगमंड फ्रॉइड ने ये सारी चीज़ें खुल करके बोली, लेकिन मेरा है कि ध्यान के माध्यम से इसे कन्वर्ट किया जा सकता है। जो कामइच्छाएँ उठ रही हैं, उसे हम ध्यान के माध्यम से उसे कन्वर्ट कर सकते हैं पॉज़िटिव चीज़ों में और उसको लक्ष्य को और बड़े लेवल पे पाया जा सकता है। तो मेडिटेशन का सहारा लेकर के आप उससे ऊपर उठ सकते हो। तो भारत ने ये खोज किया था, भारत में ही ये खोज हुआ सिर्फ़ कि मेडिटेशन के बदौलत आप सबसे भी ऊपर उठ सकते हो। इसीलिए अगर ख़ास करके अगर बच्चों में कम उम्र में भी अगर उन्हें मेडिटेशन दे दिया जाए, तो उनके ऊपर काम वासना हावी नहीं होंगी। ऊपर दूसरी बातें ध्यान में रखनी है कि अगर आपके अंदर एनर्जी बची रहेंगी, तो आपका मन नेगेटिव तरफ ले जाएगा। आज उन्होंने कहा कि मैं दिमाग बड़ा शांत था, क्यों शांत था पता है? सुबह अपनी ऊर्जा को ख़त्म कर रखा था। ऊर्जा बचेगी, तो क्या होगी? नेगेटिव तरफ ही बहती है। एक्चुअल में मैं सेक्स को भी नेगेटिव कहता नहीं हूँ, लेकिन वो बहती काम वासना की तरफ ही है। अत्यधिक ऊर्जा उधर ही बहती है। जैसे भाप पानी गर्म होने के बाद हवा में जाता है और कुछ समय रहने के बाद वो धीरे-धीरे जब ठंडा होता है तो ये भारीपन आता है और फिर नीचे गिर जाता है। उसी तरीके से जो खाना हम खाते हैं वो ऊर्जा में रूपांतरित होती है और वो ऊर्जा जब लंबे समय तक हमारे बॉडी में रहने लग जाती है तो उसका भारपन आ जाता है, मीन्स वो दूषित होने लगता है और वो नीचे की तरफ गिरती है और नीचे हमारा काम केंद्र है, जिसकी वजह से हम उसकी तरफ भागते हैं। तो इसीलिए अनकॉन्शियस माइंड में सिर्फ़ और सिर्फ़ सेक्सुअल की चीज़ें ही जाती हैं। तो माइंड के 3 चीज़ें हैं, ठीक है ना? कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस, चेतन मन, अवचेतन मन और अचेतन मन। तो हमने कॉन्शियस माइंड को समझा और ये सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस को भी समझा, ठीक है? सबकॉन्शियस की दूसरी और भी ख़ासियतें हैं, जिसे समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि और चीज़ें तो आपने समझी, लेकिन सबकॉन्शियस की और भी चीज़ें समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। सबकॉन्शियस माइंड की ख़ासियत भी ये है कि वहीं से लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काम होता है। जो आप मैंने मैनिफेस्टेशन की बातें कर रही थी ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम, वहाँ से होता है। जब हम मेडिटेशन के तहत उस स्तर पे पहुँच जाते हैं, जब हमने सबकॉन्शियस माइंड को भी एक्टिवेट करना देख लिया है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड के पीछे सबकॉन्शियस माइंड है। तो कॉन्शियस को जब तक पार नहीं करेंगे, सबकॉन्शियस तक पहुँच नहीं सकते और जब तक सबकॉन्शियस तक नहीं पहुँचेंगे, हम किसी चीज़ को आकर्षित नहीं कर सकते। मीन्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन तक जाने के लिए आपको सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँचना होगा, ठीक है ना? अपनी इच्छाओं को यहाँ तक पहुँचाना होगा सबकॉन्शियस माइंड तक और वो सिर्फ़ सोचने से नहीं होता है। मैं कुछ घरों में गया, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता नहीं किसने उन्हें बता दिया। तो उन्हें बोल दिया गया कि तुम अगर दीवार पे आईफ़ोन लिख के चिपका दोगे, केटीएम बाइक लिख के चिपका दोगे, तो तुम्हें और डेली-डेली सुबह उठ कर के देखोगे और इच्छा करोगे कि मुझे आईफ़ोन मिल जाए, केटीएम मिल जाए,
मैं अमीर हो गया हूँ, मैं अमीर हो जा रहा हूँ और मैंने डायरी में लिखना शुरू कर दिया कि मैं अमीर हो रहा हूँ, मैं अमीर हो रहा हूँ, तो अमीर हो जाते हैं। नहीं, ये अधूरी बातें हैं। इसके ऊपर मैं अलग से एक पूरा का पूरा विषय बनाऊँगा, टॉपिक बोलूँगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर में। कर्म के बिना नहीं होता है। सबकॉन्शियस माइंड तक बिना कर्म के आप नहीं पहुँच सकते। सोचने से अगर सिर्फ़ पहुँच जाते हैं तो फिर अलग ही बात है। बिना कर्म के नहीं पहुँच सकते। दोनों की पावर चाहिए होते हैं। सोचना भी, थॉट प्रोसेस भी और कर्मा भी। हमें वो कर्म भी करना पड़ता है। तो ये दोनों प्रोसेस को मैं समझाऊँगा अलग से। तो ये सबकॉन्शियस माइंड से ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। दिमाग में बैठाइएगा और चीज़ें। दूसरी चीज़ है, इसकी अब ख़ासियत ये है लॉ ऑफ ये सबकॉन्शियस माइंड की, कि ये किसी भी चीज़ों को वर्ड में याद नहीं रखता है, शब्दों में। मीन्स अभी मैंने बोला ना कि मेमोरी उसके पास भी है, तो वो शब्दों में किसी चीज़ को याद नहीं रखता। और सबसे ख़ासियत बात है कि अगर आपने उस तक पहुँचा दिया, कल मैं बता रहा था ना आपको तरीका, कि अगर किसी भी चीज़ को हमने हमने अगर सबकॉन्शियस माइंड तक स्टोरी के माध्यम से समझा दिया, मीन्स आप रखने की कोशिश करते हो ना, तो मैंने बोला था ना कि मैं उसको एक्सपीरियंस करता हूँ, तो वो चीज़ें हमेशा के लिए याद हो जाती हैं। तो एक्सपीरियंस होना मीन्स सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँचना, उन चीज़ों को अंदर तक जगह बना लेना, नहीं तो वो ख़त्म हो जाती है। तो सबकॉन्शियस माइंड की खासियत क्या है कि वो एक्सपीरियंस बेस्ड है। दूसरी चीज़ है कि वो इमेज बेस्ड, इमेज। जैसे अगर आपने आँख बंद किया और मैंने रसगुल्ला बोलूँगा, तो आपको व्हाइट कलर का रसगुल्ला नज़र आ जाएँगे। चित्र नज़र आया है रसगुल्ले का? हुँ। तो सबकॉन्शियस माइंड की खासियत है कि वो चित्र को, शब्दों को नहीं, शब्दों को चित्र के माध्यम से समझता है, ठीक है? दूसरी खासियत सबकॉन्शियस माइंड की ये है कि वो प्रोजेक्टर का काम करता है। सबकॉन्शियस माइंड हमारा प्रोजेक्टर है। क्या है? प्रोजेक्टर का काम करता है। अब क्या है कि 2-3 चीज़ें इसमें भी याद रखनी है कि सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट कैसे होता है। सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है डर के कारण। जैसे ही देखेंगे कुत्ता पीछे से भौंकेगा, जो आपका स्पीड नहीं है, उससे ज़्यादा स्पीड में आप दौड़ने लग जाएँगे। दौड़ेंगे ना? या किसी ने कनपट्टी पे बंदूक डाल कर बोल दिया, भाग, जितना तेज़ी से भाग सकता है तो ही बचेगा। तो एक लंगड़ाता हुआ व्यक्ति जिसके पैर में कील भी गड़ा हुआ है, रुकेगा? हाँ? उस समय उस वो दर्द को भूल जाएगा कि मेरा पैर में कील गड़ा हुआ है। वो उस तरीके से दौड़ेगा जैसे कि एक नॉर्मल व्यक्ति दौड़ता है। क्यों? सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो चुका है। किसके कारण? डर के कारण। तो डर के कारण सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है। दूसरा है मेडिटेशन, ध्यान के माध्यम से, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काम होता है। तीसरी चीज़ें हैं, वो हिप्नोसिस के माध्यम से। इससे हिप्नोसिस के माध्यम से सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट किया जाता है। और चौथा है नशा के माध्यम से, जिसमें सबसे नंबर 1 पे आता है भांग, जिसे पी करके मेडिटेशन करते हैं हिंदू साधु, नागा साधु लोग है ना। इसीलिए तो बुद्ध ने कहा ना, जड़ समाधि नहीं करने के लिए बुद्ध ने बोला है। समझाएंगे अभी। तो ये 4 चीज़ें मैंने पहले बता दिया ना कि 4 चीज़ों की वजह से सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है। समझ में आया? अब ये चीज़ें काम कैसे करती है? बच्चे को बचपन से ही दिमाग में डाला जाता है, या लोगों के दिमाग में डाला जाता है कि देख, सुनसान जगह पे जाना ना, और सुनसान जगह पे जब जाओगे तो कभी पीछे से कोई आवाज़ आए तो पीछे मुड़ के मत देखना। अब ये दिमाग में पहले से डाला जा रहा है। और जैसे ही अगर तुमने पीछे मुड़ा तो चुड़ैल खड़ा होगी। और वो चुड़ैल कैसे दिखेगी? तो उसके लंबे लंबे बाल होंगे आपके जैसे ना। और और लंबे लंबे नाखून होंगे।
एकदम नेल पॉलिश किया हुआ, अभी-अभी पार्लर से निकली हुई लता जी से करवा के। उसके बाद पैर में पायल होंगे, एकदम छन छन बजने वाला, और उसके एड़ी आगे की तरफ घूमे होंगे। ये हिल हिल आगे की तरफ होंगे, पैर उल्टा होगा, और खूबसूरत होगी, और व्हाइट साड़ी पहनी होगी। तो ये चीजें होगा। अब होता क्या है कि जैसे ही रियल में आप जाएंगे सुनसान जगहों पे, और आपको डर लगा, ठीक है, और आपको किसी ने बोला है कि देखो पीछे से आवाज आएगा तो पीछे मत मुड़ के देखना, अब आपको आवाज भी आ जाएगा। अब आवाज कैसे आएगा? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड एक मेमोरी भी तो है, और मेमोरी हर एक घटना को याद भी तो रखती है। आपका मोबाइल रिंगटोन बजता है तो क्या मेमोरी को पता नहीं है? मेमोरी उसे भी रिकॉर्ड रखता है। आपने कभी लाइफ में देखा होगा, हर किसी को एक्सपीरियंस होता है अपने लाइफ में, जितने लोग मोबाइल अपने पास रखे हैं, कि कोई इंपॉर्टेंट कॉल आने वाला है, और आपने थोड़ी देर के लिए रूम में बेड पे आपने मोबाइल छोड़ दिया कहीं पे भी, और आप दूसरे रूम में चले गए, या बाथरूम में चले गए, या किचन में चले गए, और अचानक से आपको रिंगटोन सुनाई दिया, और आपने को लगा नहीं नहीं जल्दी जाना होगा, इम्पोर्टेंट कॉल है, और गए उठाने के लिए, अरे कॉल तो आया नहीं है। कॉल नहीं आया तो ये रिंगटोन बजा कैसे? कितने लोगों के साथ हुआ है? हुआ है कभी? नहीं हुआ है? आपके साथ? कभी एक आध बार तो मतलब हुआ होगा। होता है ही कि हाँ आवाज आवाज हुआ है। आवाज आती है कि कॉल आया है, लेकिन हम जब उठाने जाते हैं तो देखते हैं कॉल नहीं आया है। तो वो रिंगटोन आवाज सुनाई कहाँ से देती है? क्योंकि हम जो भी कृत्य कर रहे हैं ना, जो भी चीजें देखते हैं प्रतिदिन, उसे माइंड रिकॉर्ड कर लेता है। कॉन्शियस माइंड में ना हो, सब कॉन्शियस माइंड में हो, या अनकॉन्शियस में हो, लेकिन होता है। हर चीज रिकॉर्ड होता है, एवरीथिंग, जो भी चीजें आप कर रहे हो। तो वो क्या करता है, उस डर हुआ, डर के कारण कॉन्शियस माइंड गिर गया। गिरने के बाद क्या हुआ, उसने रिंगटोन भी सुना दिया, क्योंकि किसी ने बोल रखा था ना कि पीछे से आवाज आएगा, तो आवाज भी पीछे से आ जाता है। अब आप जैसे ही पीछे मुड़ोगे, तो आपको बताया गया है कि कैसे दिखेगी, शब्दों में बताया गया है, लेकिन आपने इमेजिन कर लिया है। और मैंने क्या कहा था, सबकॉन्शियस माइंड की खासियत क्या है? वर्ड को इमेज में कन्वर्ट करना। और दूसरी खासियत, वो प्रोजेक्टर भी तो है। और प्रोजेक्टर का क्या काम होता है? स्क्रीन पे सामने दिखा देना किसी चीज को, सामने उन चीजों को दिखाना। तो वो क्या करता है, चुड़ैल को सामने दिखा देता है, रियल में। हाँ, रियल में दिखता है। क्यों दिखा? क्योंकि आपने दिमाग में बैठा रखा था। हम किसी चीज को, जब तक आप सिर्फ उसी को क्यों देख पा रहे हैं, क्योंकि आपको उसी के बारे में सिर्फ बताया गया है। अगर आपको ऐसा व्यक्ति के बारे में बताया रहता तो आपको वैसा दिखता। मतलब जिस तरीके का आपको दिखाया जाएगा, आपको वैसा ही दिखेगा। अगर आपने किसी व्यक्ति को देख रखा है और उसके बारे में सुन रखा है, तो आपको वो वैसा ही करते हुए दिखेगा। तो ये सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, प्रोजेक्टर की भांति सामने में खुली आंखों से दिखाता है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ बंद आंखों से, बंद आंखों से तो वो सपने में दिखाता है, सपने। और खुली आंखों से वो दिखाता है जब हम डरते हैं ना, तो कॉन्शियस माइंड गिर जाता है। और गिरता कब है? हम किसी चीज, एक तो डर के कारण मैंने कहा, और मैं जो घटना बता रहा हूँ वो डर के कारण, लेकिन जो चीजें आपके साथ हो रही हैं वो मेडिटेशन की वजह से हो रही है। आप मेडिटेट कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो। मैंने क्या कहा, सबकॉन्शियस माइंड दो चार कारण बताया ना, उसमें से एक मैंने ध्यान भी बताया। बुद्ध ने सम्यक ध्यान करने के लिए बोला है, ध्यान करने के लिए नहीं बोला है। सम्यक ध्यान और ध्यान दोनों अलग अलग चीजें हैं। ध्यान मीन्स होता है क्या, कि हम कोई भी चीज़ ध्यान से करना है, मीन्स उस पर पूरा फोकस करना है, उसी एक चीज पे। खाना खा रहे तो खाने पे ही सिर्फ फोकस करना है। चोर भी ध्यान से चोरी करता है, आता है तो देखता है कि पैर का आवाज ना आए, ताला खोले तो ताला की आवाज ना आए, तिजोरी तोड़े तो तिजोरी की आवाज ना आए, दीवार तोड़े तो दीवार की आवाज ना आए।
ये ध्यान ही तो रखता है ना वो। चोरी करते समय भी ध्यान रखना, भ्रष्टाचार करते समय भी ध्यान रखना है कि कोई पकड़ ना रहे, नीचे से रिश्वत ले रहे हैं तो। हर चीज़ करते समय हम क्या करते हैं? ध्यान से ही करते हैं। तो बुद्ध ने नहीं कहा कि ध्यान करने के लिए, बुद्ध ने कहा सम्यक ध्यान करने के लिए। सम्यक ध्यान मीन्स अच्छी चीज़ों का ध्यान करना, जो सही है। नहीं तो आप क्या करोगे? आप किसी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो जो मर गया है, और बार-बार सोचना मीन्स ध्यान करना, सोचना मीन्स ध्यान करना, और ध्यान करते-करते क्या होगा? कॉन्शियस माइंड गिर जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड सामने आएगा। सबकॉन्शियस माइंड क्या करेगा? जिस लड़के को आपने देखा था पहले, उसका चित्र तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में याद है, उसकी आवाज़ें भी आपको याद है, रिकॉर्ड है मेमोरी में। वो रिकॉर्डिंग बजा देगा और वो चित्र सामने दिखा देगा, क्योंकि वो दिमाग, सबकॉन्शियस माइंड एक प्रोजेक्टर की भांति भी है। तो सामने रियल में उसका इमेज दिखा देगा और रियल में उसका वॉइस भी सुना देगा। तो इंसान को क्या लगता है, इसीलिए तो मैं शुरुआत में, जब तक मैं संगठन में काम कर रहा था सामाजिक, तो हम लोग सीधे बोल देते थे लोगों को कि नहीं, भूत प्रेत नहीं होते हैं। लोग कहते थे हमने अपनी आंखों से देखा है, तुम्हारी बातें मान लेंगे, कहते थे कि नहीं? कि हमने अपनी आंखों से देखा है, कैसे मान ले, ये लोग खाली बकवास करता है, ये लोग नहीं देखा है ना, इसीलिए बोल रहा है। लेकिन एक्चुअल में वो देखते हैं। कैसे देखते हैं? जैसे मैं बता रहा हूँ, उसी तरीके से देखते हैं। बाद में जब मैंने बुद्धत्व प्राप्ति की और सत्य को जब जाना, तो मुझे समझ में आया कि लोग देखते कैसे हैं। रियल में दिखता है उन्हें, रियल में दिखता है। इसीलिए कितना भी आप बोल दो कि बाबा लोग ढोंगी होते हैं, तांत्रिक लोग ढोंगी होते हैं, लोग जाना छोड़ दिए हैं क्या? नहीं छोड़े हैं, और कभी छोड़ेंगे भी नहीं, क्योंकि वो दिखता है तो छोड़ेंगे कैसे? रियल में दिखता है वो, और इतना वो पावरफुल है सबकॉन्शियस माइंड की, वो सारा कृत्य जो आप चाहोगे वो करेगा वो। और जिस तरीके से आप भूत को देखते हो, उसी तरीके से तो भगवान को भी देख सकते हो ना। भूत को देख सकते हो तो भगवान को भी तो देख सकते हो ना। इसीलिए बुद्ध कहते हैं जड़ समाधि गलत है। बुद्ध ने समाधि को 3 स्वरूप में बांटा है: सम्यक समाधि, जड़ समाधि और तंद्रा समाधि। तंद्रा समाधि मीन्स नींद में ही इंसान समाधि में चला जाता है। मरना हम्म? मरना। बुद्धत्व, निर्वाण। समाधि वाला मृत्यु की बात नहीं हो रही है। समाधि एक घटना है, ऐसी अवस्था जहाँ पे हम थॉटलेसनेस, ईगोलेसनेस, टाइमलेसनेस, मासलेसनेस का अनुभव करते हैं। मीन्स हमें शरीर का बोध खत्म हो जाता है, समय का बोध खत्म हो जाता है, विचार जहाँ नहीं होते हैं, ऐसा जगह, ऐसी स्थिति ध्यान की, उसे समाधि कहते हैं। तो इस स्थिति में तो हम नींद में भी कभी कभी ध्यान करते हुए नींद के माध्यम से भी चले जाते हैं। तो एक आता है सम्यक समाधि, जो बुद्ध कहते हैं कि इसे करना है, और एक आता है जड़ समाधि। जड़ समाधि में क्या होता है? मीन्स नशा का उपयोग करना। जैसे बाबा लोग क्या करते हैं? भांग खाते हैं और गांजा पीते हैं और फिर मेडिटेशन करने बैठते हैं। तो भांग खाते हैं जैसे ही, वो क्या करता है? चेतन मन गिर जाता है, और सामने कौन आता है? अवचेतन मन। कॉन्शियस गिरता है और सब कॉन्शियस सामने आता है। अब वो जिस भी देवी देवता या भगवान की उपासना कर रहे हैं, किसी भी देवी देवता और भगवान की उपासना कर रहे हैं, वो देवी देवता और वो भगवान उसके सामने प्रकट हो जाता है। तो लोग कहते हैं हमें ना भगवान का दर्शन हो गया, साक्षात्कार हो गया है। साक्षात हमने भगवान को देख लिया है, हमने परमेश्वर को, ईश्वर को देख लिया अपनी आंखों से। अब कोई उसको कितना भी वामदेव वाला जाके समझाए कि भगवान नहीं होता, वो मानने वाला है क्या? उसने अपनी आंखों से देखा है भगवान को, तो बोलेगा नहीं भगवान होता है। तो जिस आंखों से भूत नजर आते हैं, उसी आंखों से भगवान भी नजर आता है, क्योंकि उस सारा खेल किसका है? सबकॉन्शियस माइंड का। तो ये या तो कभी नशा से एक्टिवेट होता है, कभी ध्यान से एक्टिवेट होता है, कभी डर के कारण एक्टिवेट होता है, कभी हिप्नोसिस के माध्यम से एक्टिवेट होता है। समझ में आ रहा कुछ चीज़ है? आप जब तक उस तक पहुंचाओ नहीं इन्फॉर्मेशन, तब तक वो कुछ नहीं करने वाला। इसीलिए तो बुद्ध का कहना था ना कि दुख का कारण तुम स्वयं हो। तुम उसको आकर्षित कर रहे हो, वो तुम्हें आकर्षित नहीं कर रहा है। तुम उसके ऊपर ध्यान कर रहे हो, इसीलिए तुम उस तक पहुंच रहे हो। वो तुम तक नहीं पहुंच सकता है, उसकी क्षमता ही नहीं है आप तक, तुम तक पहुंचने की।
हम उसे आकर्षित करते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड समझ में आया? हाँ, इसका खेल समझ में आया? अनकॉन्शियस तो मैंने समझा ही दिया कि उसमें सिर्फ कचड़े ही होते हैं, ब्लड रिलेशन वाले सेक्सुअल डिजायर्स। तो ये माइंड के 3 स्टेजेस है, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। तो इन कारणों से इंसान भूत प्रेत को देखता है, इसी कारणों से इंसान भगवान को भी देखता है। इसी सबकॉन्शियस माइंड के आधार पे लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन मीन्स किसी चीज़ को आकर्षित करते हैं और अपनी इच्छाओं को पूर्ति करते हैं। ये माइंड का ही खेल है। तो मन को कंट्रोल में, माइंड को कंट्रोल में करने के लिए मेडिटेशन का सहारा लेना होता है। 45 मिनट्स माइंड की कैपेसिटी है, जो मैंने शुरुआत में बताया। तो आपको इसकी कैपेसिटी को तोड़ना होगा। तो मन देखिएगा कभी-कभी क्या होता है, चालबाज़ी करता है। वो आपको कभी जैसे ही आप लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ेंगे, तो आपको कभी-कभी भ्रमित पैदा करता है। भ्रम नंबर 1, कुछ भ्रम आपको बता देता हूँ। भ्रम नंबर 1 कि वो आपको गलत काम को करने के लिए उकसाएगा। गलत काम आपको पता भी है कि ये गलत है, लेकिन फिर भी कहेगा कर लो ना, क्या जाता है? एक पेक मार लो ना, क्या होता है एक पेक मारने से? एक सुट्टा मार लो ना, इलायची खा लेना। इससे क्या हो जाता है? मीन्स गलत काम को करने के लिए वो अच्छे तर्क देगा। नंबर 1 भ्रम पैदा करना। दूसरा भ्रम पैदा करता है क्या, कि जैसे ही थोड़ा-सा आप आगे बढ़ेंगे, तो आपके लाइफ में क्रॉस जेंडर को लेकर के आ जाएगा। उद्देश्य से भटकाने के लिए मन क्या-क्या करता है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। क्रॉस जेंडर को ला देगा, मीन्स काम वासना को सामने लाएगा। अगर पुरुष है तो उसके जीवन में स्त्री आएगी, स्त्री है तो उसके जीवन में पुरुष आएगा, ताकि उसके उद्देश्य से भटकाया जा सके। और जो भी व्यक्ति जितना बड़ा उद्देश्य लेकर चलता है, उतना प्रगाढ़ तौर पे काम वासना उसे रोकने के लिए आती है। जब बुद्धत्व को प्राप्त करता है ना, उस समय काम वासना आम इंसान से ज़्यादा प्रगाढ़ होती है। लास्ट लड़ाई काम वासना के साथ होती है। फाइनली जो लड़ाई होती है ना, काम वासना के साथ होती है। इसीलिए डायरेक्ट काम वासना वर्ड का यूज़ नहीं हुआ। बुद्ध का त्रिपिटक में मार सेना कहता है। डायरेक्ट कह देंगे कि काम सेना है, तो थोड़ा बुद्ध के साथ में सेक्स को जोड़ के देखना मतलब एकदम वल्गर नज़र आता है ना। बुद्ध और सेक्स, बुद्ध के अंदर भी ख्याल आ रहे थे सेक्स के। मीन्स वो ध्यान कर रहे थे और अंदर में नंगी लड़कियाँ घूम रही थी। लोग सोच के गंदा लगेगा ना, इसीलिए उसका नाम क्या रख दिया गया? मारसेना। जिससे लगता है कि अरे कोई पुरुष होगा। मारसेना सुन के क्या लगता है? सेना होगा, कोई युद्ध चल रहा है, मार होगा मतलब पुरुष होगा। मार सेना में पुरुष नहीं होता, ना कोई सेना होता है। मार सेना मीन्स काम सेना, काम सेना मीन्स काम वासना। ध्यान के माध्यम से जब हम ध्यान की गहराइयों में होते हैं, तो सबसे ज़्यादा परेशान करता है सेक्सुअलिटी। उससे उन्होंने लास्ट में जीता था। और हर एक व्यक्ति जो बुद्धत्व को प्राप्त करता है ना, आखिरी समय में काम वासना से ही लड़ता है। इसीलिए तो जब भी हिंदू धर्म ग्रंथों में क्या देखते हैं, कि ऋषि मुनि ध्यान कर रहे हैं और उर्वशी और मेनका आके परेशान कर रही है, उद्देश्य से भटकाने की कोशिश कर रही है। उसी तरीके से रियल लाइफ में भी जब भी कोई व्यक्ति बड़ा उद्देश्य लेके चलता है कि जैसे मुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस बनना है, कन्फर्म है उसके लाइफ में लड़की आएगी और उसे डिस्टर्ब करेगी। क्योंकि वो आएगी तो काम वासना के पीछे भागेंगे, वो दूर होगी तो ब्रेकअप का दुख रोएंगे। पास है तो फिजिकल होंगे, दूर हो तो ब्रेकअप का रो रो करके समय पार करेंगे, डिप्रेशन में जाएंगे, सुसाइडल टेंडेंसी आएंगी, या तो उसको मारने जाएंगे या अपने आप को मारेंगे, नहीं तो दोनों राजी है तो भाग जाएंगे डिग्री बीच में छोड़ करके। तो ये दूसरी सेना है, दूसरा भ्रमजाल है जो मन तैयार करता है। जैसे ही ये दूसरे से भी पार हुए, तीसरा भ्रमजाल पैदा करता है कि आपको तामसिक भोजन खाने के लिए उकसाएगा। ऐसा भोजन जो आपके काम वासना को प्रज्वलित करता है। जैसे मांसाहार अधिक से अधिक खाने का मन करेगा, तेल मसाला ज़्यादा से ज़्यादा खाने का मन करेगा, तीखा ज़्यादा से ज़्यादा मन खाने का करेगा, खट्टा ज़्यादा से ज़्यादा मन खाने का करेगा। ऐसा भोजन जो तामसिक मीन जो काम वासना को प्रज्वलित करता है। दूसरा वैसा भोजन जो कि आपको निद्रा में ले जाता है, मीन्स हैवी फूड। जैसे चावल ज़्यादा खा लिए और शरीर को पढ़ने वाले लोगों के लिए ज़रूरत नहीं है, और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा ले ली है, तो नींद आएगी, हैवीनेस होगा। तो तीसरी चीज़ें हैं कि मादक पदार्थ जैसे नशीली चीज़ों को, तो ये उसके गुण हैं भटकाने का।
और जैसे ही आप अगर हैवी तामसिक भोजन लेंगे तो वो तो कामवासना के पीछे भटका करके आपको उद्देश्य से भटका देगी। मादक पदार्थ लेंगे तो भी कामवासना की तरफ ले जाती है। और अगर हैवी फूड लेंगे तो नींद आएगी, तो नींद भी भटकाती है। खास बात, जब भी मन को ऐसा बात लगता है कि ये जो बातें सामने मैं सुन रहा हूँ, इससे सामने वाला सुधर गया तो, सामने वाला अनुशासित हो गया तो, अगर उसको लगता है डर कि अगर सामने वाला अगर सुन लिया ध्यान से वो बातें, तो हो सकता है सुधर जाए और अनुशासित हो जाए, तो उस व्यक्ति को नींद दिलाने लग जाता है। अब समझ में आया मेरी बातें सुनते सुनते नींद क्यों आती है? क्योंकि जीवन में अनुशासन ना उतर जाए। मन का ये भ्रम है, चाल है कि सुलवा करके और नींद दिलवा करके आपको मेरी बातें सुनने से रुकवा दे। जब बुद्ध भी बोला करते थे ना, त्रिपिटक उठा के पढ़ेंगे, तो बुद्ध भी बोलते थे सामने वाला, क्यों? क्योंकि हम जो बोल रहे हैं वो सत्य बोल रहे हैं, और सत्य सुनेंगे तो मन बदल जाएंगे आप। और मन नहीं चाहता कि आप बदल जाओ, मन चाहता है कि आप जैसे हो पहले से वैसे ही रहो। तो उसका भ्रम जाल है ये। तीसरा नंबर मैंने बताया क्या? ये भ्रम जाल है। चौथा भ्रम जाल आगे में क्या होगा कि मन पैदा करता है कि जैसे ही आप और आगे जाओगे तो अनएक्सपेक्टेड हमला होगा लाइफ में। अनएक्सपेक्टेड, जो आपने सोचा भी नहीं होगा, ऐसी चीजें लाइफ में घटने लग जाती हैं। वो भी उसी का खेल है, मन का। मीन्स जैसे मैंने कहीं पे देखा कई जगहों पे कि कुछ लड़कियों ने हमें बताया कि उनके एरिया में वो लोग इकलौती ऐसी लड़की थी जिनके घर वालों ने उसे पढ़ा रहे थे। उनके एरिया में कोई भी लड़कियों को उसके गार्जियन पढ़ाते नहीं थे, ठीक है ना? और वो लोग सफल हो रहे थे। उन्होंने एनसीसी, शायद एनसीसी कर रहे थे वे लोग, और एनसीसी अब फाइनल ईयर होने वाला था और उनको अब जैसे ही कंप्लीट होता उन्हें जॉब हो जाता। अगल बगल के लोगों को लगा कि अगर इसे जॉब हो गया तो हमने तो अपनी बेटियों को 10 भी नहीं पढ़ाया है, और इसे जॉब हो गया तो पूरे गांव में छिटाएगा कि इसको जॉब हो गया और हमें नहीं हुआ। इस ईर्ष्या के कारण मोहल्ले के ही अंकल ने, लड़कों ने नहीं, अंकल ने उस लड़की को लेकर के लव लेटर लिखा। लव लेटर लिखा, नीचे लड़की का नाम लिखा और फाड़ करके और उस लड़की के घर के पीछे रख दिया। और जाके उसके गार्जियन को, लड़की के गार्जियन को कह दिया कि देखिए आपकी बेटी का लव लेटर घर के पीछे फाड़ के फेंकी हुई है। अब गार्जियन तो उठा करके देख रहे हैं तो इसमें मेरी बेटी का नाम है। बस इतना ही काफ़ी है कि मेरी बेटी का नाम है, वो तो सीआईडी है नहीं कि हैंडराइटिंग मैच करवाएँगे। लड़कियों की शादी कर दी है। एनसीसी का जॉब सपना सपने रह गया सबका। अनएक्सपेक्टेड हमला लाइफ में। दूसरा अनएक्सपेक्टेड हमला होता है कि आप जिससे प्रेम कर रहे हो, आपका जो लव वन है, या आपके माँ-बाप हो या आपकी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड हो, उससे ब्रेकअप हो जाना है, या फिर उसका डाइवोर्स हो जाना है, या फिर उसका एक्सीडेंट हो जाना, या लाइफ में ब्रेकअप हो जाना, जिससे कि हम हताश हो जाते हैं। अनएक्सपेक्टेड मीन्स हम अभी एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम है और ब्रेकअप हो गया, मीन्स अब टेंशन कहाँ चला जाता है, अरे यार किधर क्या हो गया? जैसे आपने सुना होगा ना, सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली, जब ये लोग इंटरनेशनल मैच खेल रहे थे उस समय इनके माँ-बाप मर गए थे। अगर उस समय इनका दिमाग हिल जाता और घर चले जाते तो आज नाम होता? नहीं होता। अनएक्सपेक्टेड हमला होता है ऊपर लेवल पे जाने पे। तो ये बात भी दिमाग में डालनी है कि अनएक्सपेक्टेड हमला भी लाइफ में होने वाला है, इसीलिए अपने उद्देश्य से भटकना नहीं है, क्योंकि अगर उद्देश्य से भटके तो दोबारा मौका नहीं मिलता है जल्दी। तो लक्ष्य से भटकना नहीं है, ये मैंने भ्रमजाल बताए, दिमाग में डालिएगा अपने, ये भ्रमजाल है जिससे बचना है। आपने उद्देश्य पूरा कर लेंगे ना, तो आप दुनिया के कितने भी कुछ भी काम करो, कोई कुछ नहीं बोलने वाला है। गार्जियन कभी नहीं बोलते हैं कि शराब पीना और सिगरेट पीना गलत है। हमने कई जगह गार्जियन को देखा, वो कहते तुझे जो करना है करना, बस सक्सेस हो जाए। हम अपने एरिया में देखते हैं लड़कों को जो आर्मी में ज्वाइन कर लिया है, अब वो शराब का पेटी भी घर में ला कर रखते हैं, बाप कुछ नहीं बोलता है। जान रहे बाप बेटा आर्मी में चला गया, सक्सेस हो गया है। वो लड़की रखने के लिए भी मना नहीं करते, वो कहते हैं बस तू सफल हो जा पहले, तू जिससे बोलेगा उससे शादी कराएंगे, तू जिससे चाहेगा उससे शादी कर लेना, पहले सफल तो हो जाए। असफल व्यक्ति को लाइफ में कोई नहीं पूछता है।
जो लड़की आज भी आपको पूछ रही है और कल आप असफल हो जाओ, तो सफल व्यक्ति को शादी करेगी, सफल व्यक्ति से आपको छोड़ देगी। तो इसीलिए इन बातों को ध्यान रखना है, ये माइंड के खेल है। और इसीलिए मुझे इतना बोलना पड़ा है 1.5 घंटे, 1.5 घंटे से बोल रहा हूँ, पौने 2 घंटे होने जा रहे हैं। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि माइंड को समझने के लिए। अगर माइंड को समझे तो ठीक, नहीं तो बंटाधार तो लिखा हुआ है। वो मेरी बातों पे चले तो ठीक, नहीं तो मन तो विनाश काल या विपरीत बुद्धि की तरफ तो ले जाएगा ही। तो दिमाग को पॉजिटिव तरह में एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना है। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन ही होती है, रूपांतरित होती है, दिमाग में बैठा लेना है। अगर आपने उसे अच्छे तरह नहीं लगाया तो नकारात्मक तरफ जाएगा ही जाएगा। लोग कहते हैं हमारे बच्चे ज़्यादा मोबाइल चलाते हैं, हम बोलते हैं उन्हें बैठा के क्यों रखे हो घर पे। कई जगह पे मैंने लोगों को सलाह दी कि अगर बच्चे के पास समय है तो उसे या डांस क्लास भेज दो, जूडो कराटा बॉक्सिंग क्लास भेज दो, स्विमिंग क्लास भेज दो, सिंगिंग क्लास भेज दो, किसी न किसी क्लास में भेज दो। फिजिकल एक्टिविटी, मेंटल तो वो कर ही रहा है, फिजिकल भेजो ताकि वो थकेगा ना तो उसके पास समय ही नहीं मिलेगा। और माइंड, मैंने पहले ही क्या बताया कि मल्टी डायमेंशन में जब वो काम करता है ना तो ज़्यादा विकसित होता है। मीन्स एक फोकस तो है इंजीनियर बनना है, लेकिन अगर आपने साइकिलिंग भी कर रहे हैं, कभी कभी मन किया साइकिलिंग करने चले गए, कभी मन किया स्विमिंग सीखने चले गए, मीन्स कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें सीखते रहेंगे ना तो दिमाग का विकास ज़्यादा होगा। ठीक है ना, दिमाग का विकास ज़्यादा होगा अगर नई नई चीज़ें सीखते रहें तो। मैं कॉमर्स के स्टूडेंट रहा हूँ, लेकिन मैंने सारे सब्जेक्ट पढ़े हैं। मैंने हिस्ट्री भी पढ़ रखा है, मैंने पॉलिटिक्स भी पढ़ रखा है, और अभी इतनी देर से साइंस पे बात कर रहा हूँ। हूँ किसका? कॉमर्स के स्टूडेंट हो, तो समझ सकते हैं किस तरीके से है। अगर 1.5 घंटा 2 घंटा बोल रहा हो तो इस तरीके से तो नहीं हो रहा है ना। तो इसीलिए दिमाग को अलग अलग विभागों में विकसित करना है। तो एक फोकस है कि मुझे इंजीनियर बनना है, लेकिन माइंड को और ज़्यादा विकसित करने के लिए, कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, माइंड की क्षमता को बढ़ाने के लिए आप कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें सीखते रहें फ्री टाइम में। हाँ, लग रहा बोरिंग लग रहा है आज पढ़ने में, नई चीज़ें सीखने लग जाइए। मोबाइल उठा करके टाइम पास करना वो आपकी एनर्जी को चूस जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए अपने दिमाग को अच्छे दिशा में ले जाइए और बस अपने माइंड को एक उद्देश्य की तरफ निर्धारित कीजिए। जो बातें जितनी मैंने बताई है, इतना काफ़ी है आपको लाइफ में सक्सेस होने के लिए। और बातें ना समझ में आई हो तो ये वीडियो रिकॉर्डिंग जो हो रहा है, इसे दोबारा तिबारा सुनिएगा, आपको ज़्यादा काम आएंगे। तो आप लोगों ने मेरी बातों को ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।